हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, DRBB के हम पेपर कर रहे हैं। ये DRBB के हैं, वैसे हुए हैं पिछले प्रीवियस ईयर। और बच्चों ध्यान दीजिए, कोई 4 जुलाई को हुआ है, उनमें भी क्या फ़र्क है कि जैसे कि मेल का अलग हुआ है, फीमेल का मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में। तो ये कंफ्यूज मत होना कि मैम आपने वो भी पेपर करवा दिया, ये भी करवा दिया। आप जब प्रश्न देखोगे तो आप अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि DRBB के पेपर शिफ्टों में होते हैं, इवनिंग में अलग, मॉर्निंग में अलग। और ये भी 4 जुलाई का जो है पेपर रहेगा। एक कोई 3 जुलाई का है, कोई मॉर्निंग का है, कोई इवनिंग का है। और ये ज़रूरी नहीं है, DRBB के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही। और जो भी बच्चा हिंदी साहित्य या हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहता है तो सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो 250 के आसपास ये प्रश्न रहेंगे। कुछ मैं उनके इर्द गिर्द बनने वाले प्रश्न भी हल करवाऊंगी। तो देखो बच्चों, सामने आपको हिंदी निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद शब्द के सही संधि का विकल्प है। तो बच्चों सही संधि बतानी है। अनु प्लस ए और अन्वय अन्वय, तो ये बच्चों अनु प्लस अव्यय अन्वय हो जाएगा। उ और प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, अन्वय, यानी आधा वर्ण आ जाता है। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि ये व रे से पहले अगर आधा वर्ण होता है तो उसमें क्या है, यण संधि होती है। क्या होती है बच्चों, यण संधि होती है। ये व रे से पहले आधा वर्ण हो तो। और ये बच्चों मैं 100% नहीं कहूँगी, 95% सत्य बात है। कुछ अपवाद हर जगह मिल जाते हैं, यानी कि आपने, लेकिन वो क्या होता है वो देख लेना। जो ई ऊ और जो है री, ये पहले वर्ण होंगे, बाद में कोई असमान वर्ण होगा, बाद में क्या है, असमान वर्ण होगा। तो बच्चों निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। फिर आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है, तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि संधि जो है कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और बच्चों देखो, ये तो PGT के हैं, और TGT के बच्चों की मैं बात करती हूँ तो TGT में तो व्याकरण बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए आप व्याकरण को अच्छी प्रकार से तैयार कर लें। और ये जो है, ये तो मैं आपको उत्तर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन क्या है कि आपको क्या करना है, आपको उसको, अब तो जो हरियाणा वाले बच्चों के पास इतना टाइम नहीं बचा है कि वो अभी सोल्व करने बैठे। अब तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है 50 क्वेश्चन नहीं आने वाले, इन्हीं में से आ जाएं। निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो सदैव बहुवचन का रूप है। वही सदैव बहुवचन पूछा गया है, आप अंडरलाइन करेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो सदैव बहुवचन पूछा गया है। तो बच्चों देखो, झूठ, डर, गुच्छा, ये सदैव बहुवचन नहीं है। ये दर्शन जो है ये सदैव बहुवचन हो। जैसे आप ये लगा लीजिए कि किसी महान पुरुष के दर्शन हो गए। तो अगर आपको बहुवचन और एक वचन में असमंजस की स्थिति रहती है तो आप ऐसा करना कि बच्चों वाक्य में प्रयोग करके देखना। अगर वाक्य में आप प्रयोग करोगे ना तो फिर हो गए या हो गई, ऐसे हो गई, ऐसा तो एक वचन हो गए तो क्या है, बहुवचन होगा। अगर वाक्य में प्रयोग करोगे तो प्रश्न को पहले आप वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अब बच्चों सदैव स्त्रीलिंग पूछा गया है। हिमालय, अहिंसा, दल, मंगलवार। तो देखो बच्चों, नाम से ही प्रतीत हो, हिमालय तो क्या है, व्यक्तिवाचक है वैसे देखा जाए तो, और ये पुल्लिंग भी है। और दल क्या है, ये समूहवाचक है, और ये भी पुरुषवाचक या पुल्लिंग रहेगा। मंगलवार भी बच्चों तो, लेकिन अहिंसा देखो, वहाँ पर मारकाट हो गई, अहिंसा हो गई, सत्य अहिंसा हमारा धर्म। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग करोगे ना तो अहिंसा हमारा परम धर्म है, अहिंसा नहीं करना चाहिए। तो ये आराम से प्रतीत हो रहा है कि अहिंसा, क्योंकि ज़्यादातर जो वर्ण होते हैं आकारांत वाले होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ कि बाल, जैसे बाला, तो ज़्यादातर ये, वैसे अपवाद हर जगह होता है, लेकिन अहिंसा है। आप वाक्य में प्रयोग करके खुद से प्रैक्टिस किया करें तो आपको पता चल जाएगा। अहिंसा सदैव क्या रहेगी, स्त्रीलिंग रहेगा, स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प है। फिर सही पूछा गया है, तो मैं अपने हर पेपर जब आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ तो बताती हूँ कि सही है या असत्य है, सत्य नहीं है। आप सबसे पहले उसे अंडरलाइन करोगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप जब पेपर करने बैठोगे तो आपको घर जाकर ये पछतावा नहीं होगा
कि है पूछा गया था और मैंने नहीं कर दिया। ऐसे आपके बहुत सारे प्रश्न आजकल इसी पैटर्न पर प्रश्न बन रहे हैं कि सत्य असत्य के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसे बचने के लिए आप अंडरलाइन करोगे जिसकी कोई इच्छा ना हो। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द आया है, तो वाक्यांश के एक शब्द को आप तैयार करेंगे। अनिच्छा, निर्विकार, निष्प्रय, असहिंसा। तो बच्चों उत्तर तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जिसकी कोई इच्छा ना हो तो निष्प्रय होता है। क्या है? निष्प्रय होता है, जिसकी कोई इच्छा ना हो। और एक बार वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को 2-3 बार सुन लेना, लेकिन काफ़ी प्रश्न मैं करवाने जा रही हूँ, आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाला विकल्प है। तो क्या है? शब्द युग्म। तो मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि बच्चों इसका इससे मेल होना चाहिए, इसका इससे मेल होना चाहिए, ना कि इसका इससे करोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो दरित का मतलब बच्चों डरपोक होता है। दुरित का मतलब क्या होता है? पाप होता है। दरित का डरपोक होता है, दुरित का होता है पाप होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो तद्भव शब्द का सही विकल्प है। तो बच्चों क्या पूछा गया है? तद्भव पूछा गया है। बाकी 3 क्या रहेंगे? तत्सम रहेंगे। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के जो के तो प्रयोगों में आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तन करके आ गए हैं, तो जो हिंदी, कहने का मतलब ये होता है कि जो हिंदी के जो शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं, और जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो बच्चों तत्सम शब्द होते हैं। तो बच्चों ये तीनों क्या है? क्या तत्सम है, और ये जो है तद्भव है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि तत्सम की पहचान। देखो बच्चों, ये वर्ण ये आ जाए अनुस्वार ना विसर्ग, विसर्ग ये होता है, अनुस्वार ये होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये 2 बिंदु वाला विसर्ग होता है, ये अनुस्वार होता है। तो ये आ गया। तो बच्चों 100% क्या आपका वर्ण क्या होगा? वो होगा तत्सम। अगर ये आ जाए चंद्र बिंदु वाला तो ये होगा तद्भव, क्योंकि ये हिंदी का है। और बच्चों ये जो चंद्र बिंदु है इसका आविष्कार हमारी हिंदी ने किया था। ये संस्कृत जब हमारी भाषा थी तो ये वर्ण नहीं था, ये बाद में आया है जब हमारी हिंदी का विकास हुआ है। तो आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जो चंद्र बिंदु वाले वर्ण होंगे, जिस पर चंद्र बिंदु लगा होगा, वो तद्भव होगा। और बच्चों बाकी के जो हैं ये आधे दिखा दे रहे हैं। और जो री होता है बच्चों, ये 100% ये भी क्या है? तत्सम शब्द होता है। और काफ़ी जो मेरे पुराने बच्चे हो तो वो भी बोर हो जाते होंगे कि मैं बार बार ये रिपीट करती रहती हूँ। लेकिन बच्चों मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि ये 100% आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप गलती की गुंजाइश कोई ना बचे। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए सही काल का विकल्प है। तो बच्चों काल से प्रश्न आया है, शायद कल वर्षा हो। कल भी मैंने ये करवाया था, जहाँ पर शायद है, हो सकता है। तो जहाँ ये शायद शब्द अपने आप में संभावना लग रही है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हो सकता है, शायद है, तो ये संभाव्य भविष्य है। तो वर्षा हो, तो यहाँ हो सकता है कि देखो बच्चों संभावना वाला वाक्य होता है। भूतकाल में तो संभावना होगी नहीं, क्योंकि वो तो कन्फर्म हो चुका है, पूरा हमें पता चल चुका है काम हुआ या नहीं हुआ। तो संभावना वाले वाक्य होते हैं वो भविष्य में होते हैं, क्योंकि जो काम बीत चुका है वो तो हो चुका है या नहीं होगा वो तो हमें पता चल गया। लेकिन जो संभावना होती है तो भविष्य में ही होती है। ठीक है। अगर बच्चों जो है वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक उचित समय में नोटिफिकेशन पहुंच सके। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए सही शब्द का विकल्प है। तो बच्चों राम के पिता का नाम दशरथ था, तो कोई इसमें ना तो कोई किसी योजक चिन्ह से जुड़ा है, और ना ही बच्चों इसमें कोई ऐसी शायद वाली बात आई है, तो ना कोई मिश्र वाक्य के योजक चिन्ह से जुड़ा। ये बिल्कुल सरल है, लेकिन सरल में भी कौन सा है? विधानवाचक है। क्या कौन सा? विधानवाचक है। जो है श्री राम के पिता का नाम अगर बच्चों यहाँ विधानवाचक नहीं होता तो फिर ये ऑप्शन नहीं, तो हम सरल वाक्य को लगाते निशान। क्यों? अगर ये विधानवाचक ऑप्शन में नहीं होता तो हम सरल वाक्य की तरफ जा सकते थे।
निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बच्चों ये सबसे अच्छा विकल्प दिया गया है पक्ष का। वह अब तक काफ़ी खेल चुका है, नित्य दोधक, पूर्णता बोधक, अभ्यास दोधक, सातत्य दोधक। तो बच्चों देखो, नित्य दोधक तो होता है जो रोज रोज कार्य, उसमें कोई छुट्टी ना हो, नित्य होता है। जैसे आपने कल पढ़ा था कि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, तो उसका कोई जो छुट्टी नहीं होती। मैंने बार बार मैं ये उदाहरण देती हूँ। जैसे आप जरूरी नहीं आप सूरज का, आप चंद्र का भी उदाहरण ले सकते हो। चंद्रमा शाम को नित्य निकलता है, तो ये उसकी कोई संडे की छुट्टी नित्य हो रहा है वो काम, मतलब कोई छुट्टी नहीं, लगातार हो रहा है। पूर्णता दोधक होता है बच्चों जो कार्य पूर्ण हो चुका है, अब तक काफ़ी खेल चुका है, मतलब वो खेल चुका है, ये कार्य पूर्ण हो चुका है। अभ्यास मतलब वो कि अभ्यास में जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप निरंतर अभ्यास कर रहे हो। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के वर्ती के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। तो वर्ती के भेद का सबसे अच्छा विकल्प पूछा गया है। क्या पता मेरा मकान मुझे पसंद भी आए, क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आए। माफ़ कीजिए मैंने ये शब्द मिस कर दिया। क्या पता मेरा मकान तुम्हें पसंद भी आए। संकेतार्थ विधेयक निश्चयार्थ, तो बच्चों वही बात है, क्या पता पसंद आएगा या नहीं आएगा तुम्हें, तो वो संभावना बताई जा रही है। अगर पसंद आ जाता तो वो कार्य हो चुका होता। और संकेतवाचक आप सभी जानते हैं, एक कार्य दूसरे कार्य पर आधारित होता है। विधेयवार्तक बिल्कुल सरल वाक्य होता है। निश्चय मतलब जिस काम में बिल्कुल निश्चित हो पक्का कार्य होता है। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। तो बच्चों यहाँ आपसे मुहावरा पूछा गया, टकासा जवाब देना मतलब कोरा उत्तर देना। तो बच्चों कल भी मैंने बताया था, जहाँ पर किसी भी वाक्य में लास्ट में ना लगता है तो बच्चों 95% वो क्या है, मुहावरा ही होता है। मुहावरे लोकोक्ति पूछ ली जाती है कि ये मुहावरा है लोकोक्ति है। लेकिन बच्चों अपवाद हर जगह होता है, कई बार अपवाद भी दिए होते हैं। तो मैं इसका 100% दावा नहीं करती हूँ, 95% ये बात सही हो सत्य होती है कि जिसमें पीछे ना होता हो मुहावरा ही होता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सबसे अच्छा विकल्प है। तो घर फूंक कर तमाशा देखना, अपना नुकसान करके आनंद मनाना। तो ये तो हमारी जो है आम बोलचाल में भी ये मुहावरे प्रयोग में लिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर इतना टाइम हम अपना नहीं लेंगे, जहाँ पर समझाने की आवश्यकता होगी वहाँ मैं रुक जाऊँगी, बाकी हम जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दो लोकोक्ति के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। देखो बच्चों यहाँ लोकोक्ति आई है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो देखो बच्चों, किसी न किसी दिन अवश्य अपराधी पकड़ा जाएगा। मतलब कि देखो इसमें जैसे बकरा होता है तो बकरा को उसको पाला ही इस उद्देश्य से जाता है, वो आप सब समझ गए होंगे, वैसे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो किसी काम में मतलब कि हम तो जैसे जीवों पर दया करते हो तो समझते भी वो भी एक जीव है, उसे भी जीने का अधिकार है। लेकिन वही जो दूसरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो पालते हैं, वो इसी उद्देश्य के लिए कि एक दिन तो एक दिन उसको जाना ही है। तो वही काम अपराधी के लिए होता है कि अपराधी कितना भी अपराध करके कितना ही होशियार बन ले, एक दिन तो एक दिन उसको पकड़ा ही जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखो मैंने बताया था ना कि ना लगता है, यहाँ ना नहीं आया है इसलिए ले लोकोक्ति है। हो सकता है ये पूछ लिया जाए यहाँ पर कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, मुहावरा है या लोकोक्ति है, तो ये लोकोक्ति है, ध्यान रखेंगे आप। तो अब पैराग्राफ आया है, आप अपने तरीके से पहले प्रश्न पढ़ सकते हैं फिर पैरा पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई हम पहले पैरा पढ़ेंगे और जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उसे हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर, ये अक्सर ही थोड़े बारीक हैं तो इसको जूम करने से बिल्कुल बारीक है तो जूम कर देती हूँ तो ये लाइनें कट जाती हैं, फिर भी कोशिश करेंगे, मैं आपको जूम करके थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी। मनुष्य का अपने कर्म पर अधिकार है, वह कर्म के अनुसार फल करता है, फल प्राप्त करता है। जैसे कि आप मेहनत कर रहे हो तो भी आपका चयन हो जाएगा, जैसे आप मेहनत कर रहे हो आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। अच्छे कर्म करने पर भी उसे फल भी अच्छा मिलता है।
बुरे कर्म का बुरा होता है। कहने का अभिप्राय है कि इसमें पहले तो ये अच्छे कर्म को कर्मों पर दिया गया, भाई अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल मिलता है। कर्म करना बीज बोने के समान है, जैसा बीज बोता है वैसा ही पेड़ और वैसे ही फल होते हैं। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो बच्चों यह क्या है, कहावत है। लोकोक्ति का मतलब होता है लोक प्लस उक्ति, यानी लोगों द्वारा कही गई बातें। तो ये क्या मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। बोया पेड़ बबूल का आम तो आम कहाँ से खाए। तो इसलिए बड़े से बड़े अपराधी अंततः बुरी मौत मरते हैं। जो बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे बेईमानी और दुष्चरित बनते हैं, उनकी बुराई का परिणाम उन्हें मिल ही जाता है। हमारा व्यक्तित्व हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब का मतलब एक तरह से जैसे दर्पण होता है, कहने मतलब जो हम करते हैं वो हमें सामने दिखाई देता है। मतलब एक तरह से हमारी छाया या दृश्य छाया आप बोल सकते हो। हम आजीवन कुछ पाने के लिए भाग दौड़ करते हैं तो हमारा जीवन ही अशांत होता है। एक अच्छा छात्र परिश्रम की राह पर चलता है तो उसे सफलता तथा संतुष्टि का फल प्राप्त होता है। दूसरा छात्र नकल और प्रवंचना का जीवन जीता है, उसे जीवन भर चोरों ठगों और धोखेबाजों के बीच रहना पड़ता है। दुष्ट लोगों के बीच जीना भी तो एक दंड है, एक अशांति है। मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए, इसी से मन में सच्चा सुख जागता है और सच्ची शांति मिलती है। तो बच्चों कहने का अभिप्राय है कि ये प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छे और बुरे कर्मों पर दिया गया है और विद्यार्थी जीवन पर क्या कि विद्यार्थी जीवन में परिश्रम करना चाहिए, नकल वगैरह नहीं करनी चाहिए। देखिए अब हमने इसका सार समझ लिया है। अब देखना प्रश्न आप फटाफट लगा दोगे। मनुष्य के अधिकार किस पर होता है। तो वो देखो बच्चों, हमने यहाँ पैरा में अभी भी पढ़ा, वचन पर, कर्म पर, जीवन पर, परिणाम पर। तो बच्चों मनुष्य का अधिकार क्या अपने कर्मों पर होता है कि कर्म तो हम खुद कर सकते हैं ना, बाकी परिणाम तो देने वाला ऊपर वाला देता है कि हमें परिणाम क्या मिलता है, लेकिन हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो बुरे कर्मों का अच्छा फल नहीं मिलता है। तो बच्चों ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपने पता है, अभी हमने पढ़ा है। जो लोग बेईमानी से धन कमाते हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं, बेईमानी और दुष्चरित होते हैं, ये भी हमने अभी पढ़ा था। अनुच्छेद के अनुसार दंड क्या होता है। दंड दुष्ट लोगों के साथ बेक जीना, वही जीना, क्योंकि हमें हर तरफ से भय सताता रहता है कि हम पकड़े न जाएं, ये हो जाए। जैसे कोई अपराधी अपराध करके होता है तो पुलिस उसके पीछे लगी रहती है, और कहीं उसको ये भी समाज को पता नहीं चल जाए तो बुरे कर्मों का बुरा ही फल मिलता है, उसके जीवन में अशांति ही रहती है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। सत्विचार मनुष्य का कर्म, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस गद्यांश का बच्चों उचित शीर्षक क्या है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मतलब अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। तो बच्चों पहले आप पैराग्राफ को पहले आप प्रश्न भी पढ़ सकते हो कि आपको यह अनुमान हो जाएगा। लेकिन क्या आगे मैं इसलिए प्रश्न पहले नहीं पढ़ रही क्योंकि हमें पीछे जाना पड़ता, फिर हमें आगे आना हो तो थोड़ा सा आने में तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप पहले प्रश्न भी पढ़ सकते हो फिर पैराग्राफ को, लेकिन ध्यान से पढ़ना। एक ऐसी कोशिश करना कि आपको 2-3 बार ना, वैसे तो दो बार पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कोशिश ये रहे कि एक बार से अच्छी प्रकार से पढ़ लेना ताकि आपके प्रश्न सही लगें। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बच्चों अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। देखो बच्चों पूर्वी हिंदी की बोली काफ़ी बार पूछी जाती है। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की है। तो वो ये हिंदी जो ये बोली वाले हैं, भाषा वाले, आपका जो चैप्टर है, जो प्रकरण है, उसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। काव्य अलंकार किसकी रचना है। बच्चों काव्य अलंकार किसकी, भामह की है। किसके, भामह जो है अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य अलंकार को उन्होंने बड़ी वरीयता दी है अपने काव्य में। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है, बाजारे उष्ण। सेवा सदन बाजी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, एमपी लगाने ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है। तो बाजारे उष्ण इसका उर्दू शीर्षक है। बाद में इसको हिंदी में जो है लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है। तो बच्चों सर्वप्रथम नाटक जो है सज्जन है। देखो बच्चों यहाँ ये भी आ सकता है कि उनका
जो है राजकाज से संबंधित कौन से, तो राजश्री जो है इनका ऐतिहासिक नाटक पूछा जाता है। इनका ऐतिहासिक नाटक अगर वो सर्वप्रथम आ जाए तो उसको आप राजश्री करोगे, लेकिन ये सर्वप्रथम लिखा गया था सज्जन। अगर ऐतिहासिक यहाँ होता तो हम राजश्री को निशान लगाते, तो ये ऐतिहासिक नहीं है, ये जो साधारण रूप से नाटक रहेगा सर्वप्रथम तो सज्जन रहेगा। तो ये आप शब्दों को भी पकड़िए, कहीं सोचते कुछ ने जो है राजश्री पढ़ रखा होगा, फिर बोलेंगे मैडम आपने ये नहीं ये बता दिया। रचना काल के अनुसार भारतेंदु के निम्न नाटकों का सही क्रम बार दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती था। तो देखो बच्चों ध्यान दीजिए, ये पीजीटी में आएगा। टीजीटी वाले बच्चों को इस प्रकार के प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1-2 प्रश्न आ भी जाए, 1-2 प्रश्न की मैं नहीं से कह सकती, लेकिन टीजीटी में कम में गुंजाइश होती है। उनके साधारण का लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा। दक्षिणी भारत हिंदी समिति की स्थापना कब हुई? दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना बच्चों 1918 में हुई थी। दो सुखने किसकी रचना है? तो बच्चों दो सुखने अमीर खुसरो की रचना है। दो खिसनो खालिक बारी भी इनकी रचना है, आप याद रखोगे खालिक बारी और दो सुखने। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में लिखे गए थे? ये प्रश्न बार बार आया बच्चों, इसे मत भूलना, अच्छी प्रकार से याद करना। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक जो है जैन साहित्य में लिखे गए थे। किसमें बच्चों? जैन साहित्य में लिखे थे। बार बार पूछा गया है। जो कई प्रश्न ऐसे होते हैं बच्चों बार बार पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में परिवेश प्रश्न बहुत आते हैं, तो परिवेश प्रश्नों को तो आप बिल्कुल रट लेना। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को कहीं भी, मैं यानी कि मेरे चैनल पर जहाँ भी आपको ये लग रहा है, वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको 1500 प्रश्न करवा दूँ। और 1500 प्रश्नों में बच्चों आपके तो 50 ही आने वाले। हरियाणा वाले बच्चों टीजीटी की बात करती हूँ मैं। और ये वीडियो D+B वालों के तो रामबाण होने वाली है, क्योंकि D+B वाले बहुत प्रश्नों को रिपीट करते हैं, तो आप याद ध्यान रखेंगे। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, किसने कहा है? भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल के कथन कितने महत्वपूर्ण हैं आप सभी जानते हैं। हर जो है एग्जाम में 1-2 प्रश्न आते ही आते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचार आज मिलकर ये समस्याएं समझिए। पंक्तियां किसकी रचना भाई, किस पंक्तियां किसकी रचना है या किसकी पंक्तियां? तो ये भारत भारती की है, और भारत भारती 1912 में रचना की गई थी। और ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। भारत भारती पर ही मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा गया था। और राष्ट्रीय कवि किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। और वो कब कहा था? 1936 में इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि की उपाधि दी थी भारत भारती रचना के लिए, क्योंकि ये देशभक्ति से संबंधित जो है रचना थी। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को मिला है? देखो बच्चों मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार की वीडियो बना रखी है, ट्रिक के द्वारा बनाई है। जिस बच्चे ने नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि ये पुरस्कारों से, ज्ञानपीठ सभी पुरस्कारों की मैंने वीडियो बनाई है ट्रिक के द्वारा, क्योंकि पुरस्कारों से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों पहला साहित्य अकादमी हेमतरणगी को मिला है। और ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, ये भी पूछ लिया जाता है माखनलाल चतुर्वेदी की। ये कब मिला है बच्चों? 1955 में मिला है। तो हेमतरणगी माखनलाल ये पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है। पहली जो कोई भी रचना हो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, तो पहला टॉपिक आप जरूर तैयार कर लें। प्रथम क्या रचना किसकी क्या रही है, तो ये पहली बार बार पूछी जाती है। निम्न में केशव दास की काव्य भाषा कौन सी नहीं थी? तो बच्चों केशव की भोजपुरी नहीं थी। भोजपुरी जो है बिहारी की बोली है, बिहारी की बोली है भोजपुरी। ये बिहार क्षेत्र में, इधर यूपी क्षेत्र में वहाँ बोली जाती है। किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? तो बच्चों किस क्षेत्र की रचनाओं के लिए प्रसाद जी को अग्रणी कवि माना जाता है? तो छायावादी को जो है प्रसाद जी वो छायावादी युग के थे। और छायावादी में भी 4 स्तंभ थे, आप सभी जानते हैं। निराला थे, सुमित्रानंद पंत थे, जयशंकर प्रसाद थे, महादेवी वर्मा थी।
गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? तो बच्चों गोरखनाथ के गुरु का मच्छेंद्रनाथ था। इसे मच्छेंद्रनाथ भी कहा जाता है। तो दोनों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, चाहे मच्छेंद्र हो चाहे मत्स्येंद्र हो, ये गोरखनाथ के गुरु का नाम है। गुरु शिष्य की वीडियो भी बच्चों मैंने ट्रिक के द्वारा करवाई है, वो भी आप देख लेना जिसने नहीं देखी है। निम्न कहानियों में से कौन सी कहानी अज्ञे की नहीं है? बच्चों ये तो तीनों ही कहानियां अज्ञे की है। पक्षी और दीपक अज्ञे की कहानी नहीं है। ये बच्चों मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि वो देख लेना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो परीक्षा की दृष्टि से वो टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वो मैंने पहले करवा दिए हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि वो देख लेना, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले ही मिलेंगे। मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई थी? बच्चों मानक देवनागरी वर्णमाला कब प्रकाशित हुई? 1966 को जो है मानक देवनागरी वर्णमाला प्रकाशित हुई थी। और बच्चों देवनागरी जो लिपि मराठी की भी है, संस्कृत की भी है, हिंदी की भी है, ये आप याद रखेंगे। पुरुष परीक्षा की रचना किसकी है? तो पुरुष परीक्षा बच्चों विद्यापति की है। विद्यापति को क्या बच्चा मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, विद्यापति को मैथिल कोकिल। इस जन्म में तो कोई आशा नहीं है भाई, हम राज नहीं चाहते, भोग विलास नहीं चाहते, खाली मोटा झोटा पहनना और मोटा झोटा खाना मर्जाद के साथ और मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। यह वह भी नहीं श्रद्धा किस उपन्यास का वाक्य है? बच्चों ये गोदान का है। और गोदान जो है उपन्यास किसका है बच्चों? तो ये प्रेमचंद का है रहेगा। किसका है? प्रेमचंद का उपन्यास रहेगा, ये सभी जानते हैं। और ये इनका अंतिम भी है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता कौन थे? तो गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता के थे। और अष्टछाप की स्थापना जो किसने की थी? विठलनाथ ने की थी, ये दिया गया। और कब की थी? 1565 में की थी। तो बच्चों तो मैं बोलकर करवा रही हूँ, मुझे लग रहा है वो महत्वपूर्ण है, उसको भी आप ध्यान से सुना करो वीडियो को, ताकि वो प्रश्न भी आपके जहन में फिट बैठ जाएं। मुंशी प्रेमचंद के गोदान उपन्यास में मुख्य पात्र क्या है? तो बच्चों मुंशी गोदान में होरी है। होरी के की जीवन के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है इसकी गोदान की। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास 100 अजान एक सुजान कैसा उपन्यास है? बच्चों ये उपदेशात्मक उपन्यास है। और तिलस्मी ऐतिहासिक सांस्कृतिक, ये कस जो है देवकी नंदन खत्री ने कौन से उपन्यास लिखे? उन्हें जासूसी या तिलस्मी से भरे हुए उपन्यास लिखे हैं, ये भी आप याद रखोगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी काफ़ी बार बना है, बनता है और बनेगा भी। निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नहीं है? तो बच्चों ये तीनों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के हैं। रसिक लाल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का नहीं है। तो बच्चों इनका पूरा नाम भी आप ध्यान रखेंगे। जो इनके उपनाम से संबंधित वीडियो मैंने ट्रिक के द्वारा करवाई है, जिस बच्चे ने नहीं देखी वो देख लेना। उपनाम से प्रश्न पक्का 1-2 आएंगे ही आएंगे और पूछे भी जाते हैं। प्रसाद जी के कंकाल उपन्यास में किसका वर्णन है? तो बच्चों ये सामाजिक बंधनों की विषमता और व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियों का संघर्ष है। किसमें? जो कंकाल उपन्यास में। और ये जयशंकर प्रसाद जी का है। और इरावती इनका अपूर्ण उपन्यास है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो बच्चों इरावती उपन्यास इनका जो है अधूरा उपन्यास है, ये भी। और प्रेमचंद का बच्चों रहेगा मंगलसूत्र, वो भी अधूरा है। तो अधूरे वाले प्रश्न काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं। यशपाल ने अपनी कहानी खच्चर और आदमी में क्या बताया है? भाई यशपाल की खच्चर, और पहले तो यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न बनेंगे कि खच्चर और आदमी ये किसकी कहानी है? तो खच्चर और आदमी यशपाल की कहानी है। और इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें मूल प्रकरण क्या छुपा है? तो आप ध्यान रखेंगे, जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। जो अपने को परिस्थितियों में ढाल लेता है वही बच पाता है। देखो बच्चों परिस्थितियों में कई बार हमें ढालना जरूरी होता है, कई बार नहीं भी होता है। और जब हम उचित समय में उचित मेहनत कर लेते हो तो अपने लक्ष्य को अपने सर्वथा प्राप्त कर लेते हैं, तो बाद में पछताना पड़ता है।
ताई कहानी का लेखक कौन है? तो बच्चों ताई कहानी के विशंबरनाथ कौशिक रहेंगे। काफ़ी बार ये कहानी पूछी गई है विशंबरनाथ कौशिक की। और क्या कहानी है? ताई कहानी है। आगे बढ़ते हैं। वही निम्न उपन्यासों के प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम बताना है। तो मैला आंचल, फिर बूंद और समुद्र, अमृत और विष, गुलाब। तो बच्चों मैला आंचल की मैं बात कर लेती हूँ। मैला आंचल फणीश्वर नाथ ने रेणु का पहला आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। और इसकी जो रचना हुई थी 1954 में हुई थी। और ये पहला आंचलिक उपन्यास है। बार बार पूछा जाता है, इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि बार बार प्रश्न बनते हैं और रिपीट भी होते हैं प्रश्न, आप सभी जानते हैं। राजा भोज का सपना किसकी है रचना है? तो बच्चों राजा भोज का सपना शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी है। एक रचना होती है, चाहे कुछ भी हम बोले उसको रचना कहें, आप हम रचना बोली तो कहानी है। तो हम जो अपने मन से अपने रचनात्मक करते हैं, कुछ भी आप अपने मन से जो है सर्जन करते हैं, थोड़ा सा सर्जन तो होता है बिल्कुल अलग करना, और रचनात्मक तो उसमें थोड़ा सा हो। तो रचना हमारे जो मन के भाव विचारों से हमारे मन में क्या आते हैं तो वो हम लिख देते हैं, तो वो रचना बन जाती है। तो बच्चों शिव प्रसाद सितारे हिंद का शिव प्रसाद का सितारे हिंद उपनाम है। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि उपनाम बहुत ज़रूरी है। जिसने बच्चे को याद नहीं वो देख लेना, मैंने वीडियो बना रखी है। दुखिनी बाला किसका नाटक है? दुखिनी बाला बच्चों राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला किसका नाटक है? तो बच्चों यहाँ से आपके दो प्रश्न बनेंगे। पहला तो ये दुखिनी बाला क्या है? कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। तो याद रखेंगे दुखिनी बाला नाटक है। फिर ये किसका है? राधा कृष्ण दास का। तो बच्चों यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि ये कहानी है, नाटक है, किस विधा की रचना है। तो आप याद रखोगे इन चीज़ों को भी। भावों की भिड़ंत शीर्षक में एक लेख से किस पत्रिका में छपा? भावों की भिड़ंत शीर्षक से एक लेख किस पत्रिका में छपा था? तो प्रभा। भावों की भिड़ंत शीर्षक एक लेख प्रभा पत्रिका में छपा था। तो बच्चों इन बातों का भी आप ध्यान रखोगे कि ये रचना किस पत्रिका में छपी थी, कब छपी थी, कब लिखी गई थी, किसने लिखी थी, कहानी है, नाटक है। इसके इर्द गिर्द बनने वाले सारे प्रश्नों को आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है? जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन कौन सा है? बच्चों तो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संकलन है। तो बच्चों फिर मैं वही बात, भोर का तारा क्या है बच्चों? एकांकी है। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की है। ऐसे आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ये दोबारा आ गया है। हिंदी में पत्रात्मक प्रवृत्ति का पहला उपन्यास है। मैं फिर कह रही हूँ बच्चों, पहला बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में पत्रात्मक, तो पहले पूछा क्या गया? पत्रात्मक प्रवृत्ति का पहला उपन्यास जो चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत हिंदी में पत्रात्मक प्रवृत्ति का पहला उपन्यास है। किसमें? पत्रात्मक प्रवृत्ति का पहला उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कौन से संग्रह से शुरू होता है? तो एकांकी का तीसरा चरण भुवनेश्वर प्रसाद के कारवा जो है संग्रह से शुरू होता है। किससे बच्चों? कारवा संग्रह से शुरू होता है। कुछ प्रश्न आपको नए दिखने को मिलेंगे, कुछ पुराने होंगे, लेकिन हमें याद कर लेंगे। साहित्य लोचन का लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास साहित्य लोचन का जो है लेखक है। देखो बच्चों, कल की वीडियो में मुझे गलती का एहसास हो रहा है कि शायद मुझे ये पता नहीं, मुझे पक्का, क्योंकि मैंने ये बता दिया कि जो है कबीरदास की भाषा को पंचपेल खिचड़ी किसने कहा है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने उसको डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी बता दिया था, लेकिन अब मुझे ध्यान आ रहा है कि जो कबीरदास की जो भाषा थी पंचमेल खिचड़ी, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने बोला था। और सद्दुकड़ी आप सभी जानते हैं रामचंद्र शुक्ल ने बोला था। और वाणी का डिक्टेटर उसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला था। तो वो प्रश्न शायद किसी बच्चे ने अगर वो वीडियो देखी हो सकता है कि मैंने बोल दिया हो, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। निम्न विकल्प में कुछ जीवनियाँ और उनके लेखों के जोड़े दिए गए, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो बच्चों देख, कलम का मजदूर रामविलास शर्मा, ये तो बच्चों किसकी जीवनी है? तो ये कलम का मजदूर मदन गोपाल की है बच्चों, मदन गोपाल की है। और ये क्या? प्रेमचंद पर लिखी गई है। कलम का मजदूर मदन गोपाल की जीवनी है।
अगर कलम का सिपाही है तो ये ठीक है अमृत राय। ये भी जो बच्चों प्रेमचंद पर हैं। और अमृत राय जो है प्रेमचंद के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े पुत्र थे, और उन्होंने अपने पिता पर जीवनी लिखी थी। और ऐसे भी आप याद कर सकते हो भाई, अपने माँ बाप को सब सिपाही मानते हुए अपना उसका खुद का बेटा है तो सिपाही मानेगा, मजदूर क्या है कोई दूसरा ही मानेगा। या फिर ऐसे भी आप याद कर सकते हो, मैं से मजदूर मैं से मदन गोपाल। फिर बच्चों आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, लेकिन ये शरत चंद्र जो चट्टोपाध्याय उसकी जीवनी पर, शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। लिखी किसने? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। महात्मा बुद्ध राहुल संस्कृत है, बाकी सही रहेंगे। ये गलत है बच्चों, सेकंड जो है ऑप्शन ये गलत रहेगा आपका। भारतेंदु जी के समाज सुधार की रचना में किस शैली का वर्णन किया है? तो व्यंग्यात्मक शैली। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है कहना कुछ चाहता है और मतलब शब्द कुछ और प्रयोग हो रहे हैं, कहना कुछ मतलब गूढ़ अर्थ होता है, कटाक्ष की भाषा होती है। मानुष प्रेम बहु वैकुंठे किसकी पंक्ति है? जास जायसी की काफी बार परीक्षा में बार बार पूछी गई है, याद कर लेना। मानुषी प्रेम बहु वैकुंठे जायसी की है। और इनकी प्रसिद्ध रचना रही है पद्मावत, काफी फेमस रही है और उसकी भाषा पूछ ली जाती है तो बच्चों पद्मावत की भाषा रहेगी अवधि, काफी बार पूछी गई है। नारायण नारायण साधु नर साधना, इंद्र पद ने भी उसी को शुभाराधना। बोल उठी नारद की वल्की गगन में, जा रहे घूमने वे गंगा तीर वन में। ये पंक्तियां पूछी गई तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बहुत बार पूछा गया है बच्चों, बार बार पूछा जा रहा है तो डॉक्टर नगेंद्र रहेंगे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह बार बार डॉक्टर नगेंद्र हैं। और ये पंक्तियां बहुत बार पूछी गई, क्योंकि मैं बार बार इसलिए जोर दे रही हूँ ताकि ये आई हुई आप गलत ना करें, बार बार में पूछी जाती हैं ये पंक्तियाँ। वो बैर क्रोध का आचार्य मुरबा है तो ये आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल का है, बैर क्रोध का आचार्य मुरबा है, ये भी बार बार पूछी गई हैं। तो देख सकते हो इनसे, इस पेपर से आप क्या अनुमान लगा सकते हो? इस पेपर से आप ये अनुमान लगा रहे हो कि प्रीवियस जो पेपर होते हैं, जो गत वर्षों के जो पेपर प्रश्न होते हैं वो बार बार परीक्षा में वही रिपीट होते रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। जिसकी कम तैयारी है, किसी की ज़्यादा है तो उन पर उसने तो कर ही लिए होंगे ये। निम्नलिखित से क्या मैथिली शरण गुप्त की काव्य की विशेषता नहीं है? भाई इतिवर्तात्मकता है। द्विवेदी युग की विशेषता पूछी जाती है कि जो मैथिली शरण गुप्त थे वो द्विवेदी युग के थे, तो द्विवेदी युग के बार बार इतिवर्तात्मक इनकी मेन जो है मुख्य विशेषता है। मातृक छंद भी है, खड़ी बोली का, लेकिन संस्कृत वर्तों का प्रयोग जो है मैथिली शरण गुप्त की काव्य की विशेषता नहीं है। और ध्यान रखना बच्चों, नहीं है पूछा गया है, कहीं आप इतिवर्तात्मक लगा दो क्योंकि उसमें तो है लेकिन आप नहीं है। मैं पेपर को कैसे सोल्व करना है वो वीडियो भी मैंने बना रखी है कि आप कैसे पेपर में हल करो, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो आते आते प्रश्नों को गलत करके आते हैं। नागरी तेरी ये दशा कविता के रचयिता कौन है? तो ये महावीर प्रसाद। नागरी तेरी ये दशा कविता है। पहली बात तो नागरी तेरी ये दशा क्या है, किस विधा की है? तो ये कविता विधा की है। और ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और बच्चों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण पड़ा है, ये भी आप याद रखेंगे। जयदत्त वध किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी? 1910 में जयदत्त वध प्रकाशित हुई थी। बादल राग कविता के लेखक कौन है? निराला है। क्या है ये? और ये प्रकृतिवादी है जो है कविता, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। बादल राग मतलब जो निराला थे वो क्रांतिकारी कवि थे, इनमें बादल राग में क्रांति का विद्रोह किया गया है, मतलब विद्रोह किया गया है। निम्नलिखित से कौन सा ग्रंथ महाकाव्य? तो बच्चों साकेत जो है महाकाव्य है। और ये किसकी रचना है बच्चों? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या है? महाकाव्य है। और साकेत में सरग पूछ ली जाते हैं तो बच्चों साकेत में कितने सरग हैं? 12 सरग है, ये भी आप याद रखेंगे। साकेत में कितने हैं? कामायने में कितने हैं? 15 है, ये भी आप याद रखोगे।
निम्नलिखित में से एक कविता को शोक गीत के अंतर्गत माना गया। सरोज समृद्धि, देखिए बच्चों ये निराला की है सरोज समृद्धि, और ये शोक गीत ही नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत माना गया है। क्यों माना गया? क्योंकि इनकी जो एकमात्र पुत्री, एकमात्र संतान थी इनकी सरोज, और इनकी जो है इनकी पत्नी का देहांत पहले ही हो जाता है, तो एकमात्र इनका सहारा सरोज ही थी। और सरोज की ये शादी भी कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है सरोज का देहांत हो जाता है, तो एकमात्र इनका सहारा सरोज थी, जो इनकी पुत्री थी। इनको और कोई औलाद नहीं थी, सिर्फ सरोज थी। फिर जब ये इन्होंने लिखी ये कविता सरोज समृद्धि अपनी बेटी की याद में, तो विश्व का सबसे बड़ा शोक गीत बन गया था। काफ़ी जो है दुख भरी कविता है, पढ़ी होगी आपने। देश का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजत कमलिनी, कुल वल्लभ का पर्व। पंक्ति किसकी है? तो बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय की, ये बार बार पूछी गई है, याद रखेंगे। और इनका जो है महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो है खड़ी बोली का सर्वप्रथम बड़ा महाकाव्य है, याद रखेंगे, वो खड़ी बोली का है, और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उसे भी आप याद कर लेंगे। निम्नलिखित कौन सा काव्य प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है? बच्चों 3 ये प्रसाद द्वारा रचित है, लेकिन एक नहीं है, तो बच्चों राघव विलास प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। प्रकृति के सुकुमार कवि, कोमल कल्पना वाले कवि किसे कहा जाता? सुमित्रा नंदन पंत को। कहने का प्राय बच्चों सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, और इसे प्रकृति का सुकुमार कवि इनका उपनाम है, और कोमल कांत पदावली के भी कवि रहे हैं। फिर बोल रही हूँ कि उपनाम पूछे जाते हैं, मैंने ट्रिक के द्वारा उपनाम की वीडियो करवा रखी है, और रिवीजन भी कर लेना क्योंकि वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सी मुखचंद की कविता नहीं है? तो बच्चों ये सारी मुखचंद की। निर्जा जो है मुखचंद की कविता नहीं है, तो बच्चों निर्जा किसकी कविता है? ये महादेवी वर्मा की है, निहार रश्मि निर्जा, ये भी आप। और मुखचंद की पहली कविता कौन सी है? तो जूही की कली 1916 में लिखी गई थी, और वो जूही की कवि के जूही की जो कली है वो किसकी? वो निराला जी की है, 1916 में लिखी गई थी। और बच्चों ये बार बार परीक्षा में आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसे छपने से मना कर दिया था सरस्वती पत्रिका में। क्योंकि उन्होंने अश्लीलता का आरोप लगा दिया था। भूख है तो सबर कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल की दिल्ली में है जरे बैसी मुद्दा। पंक्ति किसकी की? तो दुष्यंत कुमार की है। तो बच्चों दुष्यंत कुमार को गज़ल बहुत लिखी थी, तो गज़ल विदा के लिए बहुत फेमस रहे हैं। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उन बच्चों को पता है दुष्यंत कुमार की गज़लें एनसीईआरटी में है। साखी किसकी रचना है? बच्चों साखी कबीर की रचना है। तो बच्चों कबीर की रचना एकमात्र जो रचना है बीजक है। तो बीजक के जो है 3 भाग हैं, साखी शब्द रैमणी। ये पूछा जाता है कि कबीर की रचना के कितने भाग हैं, तो साखी शब्द रैमणी याद रखो कि 3 भाग है, और एकमात्र जो है उनकी बीजक है। नई कविता के प्रमुख कवि में से कौन से? तो अज्ञे है नई कविता के प्रमुख कवि रहेंगे। अज्ञे को तार सप्तक का जो है संपादक, तार सप्तक की वीडियो भी मैंने करवा रखी, वहाँ से बच्चों 100% बनेगा तार सप्तक को भी टॉपिक। ये बच्चों में बार बार इसलिए बोल रही हूँ, कहीं आप लग रहा है कि मैडम जो है बातें करी, मैं प्रश्न के जाते थे इसलिए बोल रही हूँ कि वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, संभावना है। बात संभावना क्या? तार सप्तक हिसाब से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आपको सचेत करती हुई चल रही हूँ। यहाँ टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, तो उन्हें आप याद कर लेना। निम्न में से कौन केशव ग्रंथावली के संपादक है? बच्चों केशव ग्रंथावली के संपादक पूछा गया है, तो विश्व प्रसाद मिश्र है। केशव जो है ग्रंथावली के संपादक विश्व प्रसाद मिश्र हैं। आगे बढ़ते हैं। युग धारा किसकी काव्य करती है? तो बच्चों युग धारा नागार्जुन की है। और बच्चों एक नागार्जुन से एक प्रश्न है, आधुनिक युग का कबीर किसे कहा गया है? आधुनिक युग का कबीर किसे कहा जाता है? तो बच्चों आधुनिक युग का कबीर नागार्जुन को कहा जाता है। काफ़ी बार प्रश्न बना है और बन भी सकता है, याद रखेंगे।
संशय की एक रात के रचयिता कौन है? तो नरेश मेहता है। और ये बच्चों द्वितीय तार सप्तक के हैं। नरेश मेहता द्वितीय तार, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन से तार सप्तक के, तो द्वितीय दूसरे तार सप्तक के कवि है। मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चूर हूँ, मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चूर हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। निम्न पंक्ति किसकी? महादेव वर्मा की। देखो बच्चों, महादेव वर्मा ने ये प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी कवित्री है, ऐसे कौन से कवि हैं जो भी रहस्यात्मक कविता लिखते थे। छायावाद तो काफ़ी रहस्यवाद से भरा ही है, लेकिन इनका जो मुख्य जो रहेगी रहस्यवाद महादेव वर्मा, क्योंकि महादेव वर्मा इतने मतलब पशु पक्षियों से प्यार करती थी। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ कि कहीं प्रश्न बन जाए तो आप उसे गलत ना करें। और जो महादेव वर्मा का जो गृहस्थ जीवन था वो ठीक नहीं रहा था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने अकेलेपन से गुजारी है। उनका जो गृहस्थ जीवन था बचपन में ही, कहने का मतलब वो साथ नहीं रही थी, तो उसकी ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आप सब समझदार हो समझ गए हो कि मैं मिलन का नाम मतलब मैं विरह में चूर हूँ, बीन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ। तो इनका गृहस्थ ये अपने पति के साथ समय इतने नहीं बिता पाई थी, तो लेकिन इन्हें पूरी जीवन पशु पक्षियों पर और जो है समाज की सेवा में गुजार दी। देखो बच्चों, मैं किस कवि को वाणी का डिक्टेटर, ये मैं कल भी बताया था, आज ही बता रही हूँ, तो कितना महत्वपूर्ण ये आ भी गया है। तो वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीर को। और किसने कहा था बच्चों? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। बगदूत किसका काव्य संग्रह है? तो बच्चों बगनदूत माफ कीजिए, बगनदूत जो है अज्ञे का काव्य संग्रह है, अज्ञे का रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों से कौन सा विकल्प नीचे देके सही समानार्थी शब्द नहीं है? तो फिर बोल रही हूँ कि अंडरलाइन कर लेना, नहीं है पूछा गया है सही समानार्थी शब्द। तो बच्चों सोना हेम है, स्वर्ण है, कुंदन है। द्वीप जो है वो क्या है? इसका समानार्थी शब्द नहीं है। द्वीप क्या होता है? देखो बच्चों, जैसे यहाँ ऐसे ऐसे पानी होता है द्वीप, ठीक है, और जहाँ पर क्या होता है, जैसे ये यहाँ इस तरफ ये खाली जगह देखिए, इसको आप टापू बोलते हैं, तो वो मिट्टी का भाग होता है, जैसे टीला सा होता है, उसे द्वीप भी बोल देते हैं और टापू भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह होता है, उसे आपको पता भी होगा, लेकिन फिर जिनको नहीं पता उनको मैं याद दिला देती हूँ। अनेकार्थी रूप वाला विकल्प चुनना है, सही अनेकार्थी वाला, इसको हम अंडरलाइन करेंगे ऐसे, सही अनेकार्थी, क्योंकि हम दोबारा जब करने आएंगे तो हमको आसानी हो जाएगी। पूछा क्या गया है? कर, कल भी आया था, ये आप देख सकते हो रिपीट होते प्रश्न, कल भी मैंने करवाया था। कर का होता है किरण, हाथ, और एक बच्चों एक कर का अर्थ अनेकार्थी, एक सही टैक्स भी होता है, वो इन्होंने नहीं दिया है, एक टैक्स भी होता है, तीसरा जो अनेकार्थी है टैक्स भी होता है। तो ये दिए गए हैं, तो लेकिन ये आपको मैडम ये भी है, तो लेकिन बच्चों ये नहीं है। तो सही अनेकार्थी क्या है? टैक्स है, किरण है, हाथ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो है बच्चों काफ़ी प्रश्न आपके लिए लिए हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभिज्ञ है, जानकर मूर्ख है। देखो बच्चों, अभिज्ञ, तो बच्चों अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार और अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। देखो बच्चों, किसी भी शब्द के आगे अगर ए उपसर्ग लग जाता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसे नहीं बनते और ए उपसर्ग लगता है। अगर किसी भी शब्द के आगे ए उपसर्ग लग जाता है तो वो नकारात्मक में चला जाता है, मतलब उसका अर्थ नहीं में चला जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे, आपको ऐसे जब समझ कर पढ़ोगे तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? सही विलोम यस का बच्चों अपयस हो जाएगा, यस का क्या हो जाएगा? अपयस हो जाएगा। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए समस्त पद के सही संप्रदान तत्पुरुष समास है। भाई सही संप्रदान पूछा गया है। ये बच्चों जो मैं बात कर लेती हूँ, तत्पुरुष के कितने भेद हैं? जो है कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो कारक में आते हैं सारे संप्रदान तत्पुरुष के भेद होते हैं। कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जितने भी हैं सारे तत्पुरुष के भेद हो जाते हैं। तो रा के लिए खर्चे संप्रदान में मतलब बच्चों के लिए वाले वर्ण होते हैं, के लिए
मतलब किसी को हम जो है या उपहार देते हैं तो उसमें के लिए आता है, या फिर किसी के जैसे रा के लिए वो खाना ले जाए तो रा के लिए खाना ले जाना, रा के लिए खर्च ले जाना, तो ये क्या है, संप्रदान तत्पुरुष है। और ये समास को भी आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। निम्न विकल्प उस चयन का समस्त पद के लिए सही संप्रदान, वो तो हम करवा चुके हैं, दो बार दिया गया। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने हुए शब्द नहीं है। प्रत्यय से पूछा गया है बच्चों, तो प्रत्यय से धुंधला, व्यक्तित्व, धुलाई। देखो बच्चों, प्रत्यय होता है वो पीछे लगता है, ठीक है, पैसे प्रत्यय पैसे पीछे, और जो उपसर्ग होता है वो आगे मतलब आगे नहीं, पहले लगता है, पूर्व में लगता है। आगे तो ये हो जाए, आगे नहीं बोला करो, आगे गलत होता है, पूर्व में लगता है, प्रारंभ में लगता है, आरंभ में लगता है। तो बच्चों अपवाद है, वाद जो है इसमें मूल शब्द है, लेकिन अप इसमें क्या है, उपसर्ग है, तो इसलिए इसमें प्रत्यय नहीं है, बाकी में प्रत्यय हैं। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए विरह के सही समस्त पद का विकल्प है। दीनों का नाथ, दीनों का नाथ दीनानाथ है बच्चों। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है, पूछा गया है। मैं बार बार बोलती हूँ कि आपको क्या पूछा गया, ये अंडरलाइन करना है। मिथ्या, अयथार्थ, मर्षा। देखो मर्षा का मतलब बच्चों पर्यायवाची में इसका झूठ भी होता है, झूठ, आडंबर भी आ जाता है, झूठ भी आ जाता है, असत्य भी आ जाता है। अयथार्थ शोणित है, इसका जो सही समानार्थी शब्द नहीं है। तो बच्चों शोणित किसका है, तो शोणित बच्चों लहू का रहेगा, खून का है शोणित, लहू खून का है ये, या पर्यायवाची। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए समस्त पद के लिए सही कर्मधारय समास का विकल्प है। तो बच्चों कर्मधारण लिखा गया है तो ये गलत है, कर्मधार्य आएगा, कर्मधारण, क्योंकि कई बार ये जो परीक्षा लेने वाले भी गलती कर देते हैं। सज्जन, सत्य है जो जन, सत्य है जो जन, ये बच्चों है जो आ जाता है ना, है जो, तो ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है जो आपको जो विग्रह करके दिया हो तो कर्मधारय होगा, 100% है जो। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जैसे शब्द अनेकार्थी रूप का विकल्प नहीं है। तो बच्चों सही अनेकार्थी विकल्प नहीं पूछा गया है, तो पृष्ठ का पीठ भी होगा, पेज भी होगा, पिछला भाग भी होगा, किताब जो है नहीं होगा। कई प्रश्न तो इतने आसान दे रखे, बहुत आसान दे रखे। पागलपन में कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चों पागल इसमें क्या है, मूल शब्द है, और मूल शब्द से जो आगे निकलता है उपन क्या है, प्रत्यय बच जाएगा, प्रत्यय उपसर्ग होगा। मूल शब्द को और प्रत्यय को या उपसर्ग को अलग से निकालना सीखो, तो ताकि आपको गलती करने की गुंजाइश नहीं के बराबर हो जाएगी। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो परा उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो बच्चों परा उपसर्ग से सही शब्द पूछा गया है, तो नाम से और बिल्कुल अलग प्रतीत हो रहा है। पराभूत क्या है, पराभूत, और इसमें क्या है, प्र में प्र है, पर में इसमें परिणाम है पै में, और प्रयास में भी प्र है, लेकिन परा क्या है, परा प्लस में भूत, ये क्या है, सही विकल्प है इसका। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द का सही अर्थ वाला विकल्प है। तो बच्चों मैं बार बार बताती हूँ कि इसका इससे मेल होना चाहिए, इसका इससे होता है। तो बच्चों सूची पवित्र है और सच्ची इंद्राणी। तो बच्चों ये सच्ची इंद्राणी, सच्ची कौन थी, सच्ची लक्ष्मी के लिए आया है। ध्यान बच्चों ध्यान दीजिए, सच्ची जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची है, और इंद्राणी भी, क्योंकि जो है लक्ष्मी क्या है, इंद्र की पत्नी थी, आपने देखा भी होगा फोटो में। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन की जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो बच्चों भाववाचक संज्ञा का सही, तो निपुणता, इंसानियत, ठगी। तो बच्चों निपुण से निपुणता भाववाचक संज्ञा, इंसान से इंसानियत बन गया, ठग से ठगी बन गया, लेकिन पुरुष क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बच्चों इसमें कौन सी संज्ञा है, इसमें रहेगी बच्चों जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पुरुष तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर पुरुष का नाम दे दिया जाता तो यहाँ पर मोहन, सोहन, जो भी कृष्ण, जो भी नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो मध्यम पुरुषवाचक संज्ञा का सही पूर्ण। देखो बच्चों, पुरुषवाचक कल भी मैंने उत्तम मध्यम से करवाए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 भाग होते हैं। उत्तम होता है जिसमें मैं और हम, और मध्यम होता है जिसमें तू, तेरा या आप आते हैं, और अन्य में सारे आ जाते हैं। जो इनके अलावा बच गए वो अन्य में आ जाएंगे। तो बच्चों, तुम अपना काम करो, तो नाम से तुम, तेरा, आप, ये शब्द मध्यम में आते हैं। तो तुम आया तो ये मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं कम्युनिटी में रोज 2 प्रश्न लगाती हूँ, तो आप कम्युनिटी में प्रश्न लगाती हूँ तो उसको आप प्रैक्टिस किया कीजिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको 2 प्रश्न डेली मिलते हैं, तो वहाँ पर आपने वोट डाला गया, आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी, कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। तो विशेषण का भेद पूछा गया है और सही पूछा गया है। ये बहुत बीमार है, इसे थोड़ा पानी देना चाहिए। तो इसे थोड़ा पानी तो परिमाणवाचक हो जाएगा। देखो बच्चों, एक होता है संख्यावाचक, एक होता है परिमाणवाचक। संख्यावाचक वो होता है जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे पुस्तक है, हम गिन सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है। लेकिन जो नाप तोल की चीज़ें होती है, नाप तोल की, जैसे पानी है तो पानी, दूध है, दूध को हम लीटर में, पानी में हम लीटर में नापेंगे। और जैसे चीनी है तो ये क्या है, नाप और तोल, क्योंकि चीनी को हम तोलते हैं। नाप और तोल की चीज़ें परिमाण में आएगी, और जो गिन सकते हैं जैसे पेन है, पेंसिल है, पुस्तक है, कुछ भी है जो गिन सकते हैं वो संख्या में, जो नाप तोल सकते हैं वो परिमाण में आ जाएंगी। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, कहीं आप ये गलती कर दो। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन किए दिए गए वाक्य का सही क्रिया पदबंध का विकल्प है। सही क्रिया पदबंध पूछा गया। आज सुबह रवि बहुत देर तक सो रहा था। तो बच्चों, सही क्रिया पदबंध क्या है, सो रहा था। तो उसकी क्रिया वो क्या कर रहा है, वो सो रहा था, और क्रिया ये क्या है, पदबंध है। तो क्रिया का टॉपिक भी आप तैयार कर लेना है। निम्नलिखित का वो तो मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि कई बार क्या 2 बार दे रखी हैं, तो बच्चों मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद। देखिए बच्चों, अगर ये देखो मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया थाली लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या है, शब्द है, और मैं लिख दी पूजा थाली में भोजन कर रही है। तो बच्चों ये वाक्य में प्रयोग हुआ। अब ये पद, ये क्या रहा, शब्द नहीं रहा, ये पद बन गया। कोई भी शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद बन जाता है। लेकिन उसको हम अकेला, मान लीजिए मैंने ये काट दिया, सिर्फ मैंने थाली लिखा तो ये शब्द बन गया, और वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये पद बन गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, वह वाक्य में प्रयोग होता है, शब्द जो है अकेला होता है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया पदबंध है। पिताजी गीता पढ़ रहे हैं। तो बच्चों क्रिया पदबंध है, जिसमें काम हो रहा है, तो क्या पढ़ने का काम हो रहा है, तो पढ़ रहे क्या है, इसमें क्रिया पदबंध है, पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम हो रहा है। तो इसलिए निम्नलिखित उस विकल्प का चयन कीजिए जो द्रव्यवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है, एक तो समूहवाचक होता है, दूसरा द्रव्यवाचक होता है। तो बच्चों पीतल क्या है, इसमें द्रव्य है, जैसे कोई ठोस तरल की, तरल भी आ जाता है, कहीं पानी आ जाए आपको कि द्रव्य तो ठोस चीज़ होती है। नहीं बच्चों, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, पानी, तेल, घी ये भी द्रव्यवाचक के उदाहरण होते हैं, और जो ठोस चीज़ें होती हैं वो भी द्रव्यवाचक की होती हैं। तो बच्चों हिमालय में व्यक्तिवाचक रहेगा, मिठास में भाववाचक रहेगा, ये भी आप याद रखेंगे। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन किए दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद है। बच्चों राम ने सुंदर घर बनवाया है। देखो बच्चों बनवाया है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता हो तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो कई बच्चे एक वाक्य रटे रहते हैं कि नौकर मालिक नौकर से क्या करता है, काम करवाता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार मालिक ही नौकर से काम करवाए, कई बार नौकर भी मालिक से काम करवा लेता है। जैसे कि
मालिक ना नौकर मालिक से पत्र लिखवाता है या नौकर मालिक से पत्र पढ़वाता है, तो ऐसे भी मतलब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करेगा, किसी दूसरे से कार्य करवाएगा तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प देखिए। अरे वाह तुम भी खाना बना सकती हो, तो अरे वाह, तो बच्चों ये चिन्ह भी पूछ रहे हैं, विषम आदि बोधक चिन्ह होता है ये, जिसमें हैरानी, हर्ष, दुख ये वाले वाक्य होते हैं। तो अरे वाह, उन्हें हैरानी हो रही कि तुम भी खाना बना सकती हो, मतलब तुम्हें भी, तो इसमें हर्ष बोधक है, यानी हर्ष एक तरह से हर्ष क्या है, हर्ष, उल्लास, खुशी। अरे वाह मतलब कि हैरानी हो रही है कि तुम भी खाना बना सकती हो, तो ये विषम आदि बोधक जिसमें लगता है उसमें हर्ष, हैरानी, दुख ऐसे होते हैं। छी छी मतलब तो उसमें भी हैरानी वाले होते हैं, छी छी इतना गंदा। तो इस तरह जो जो बार रिपीट होते हैं जो शब्द उनके लिए भी प्रयोग आता है। अरे, तो ये मैं करवा चुकी हूँ। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार जो है के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प। तो सर्वनाम का भेद का सही पूछा गया, जो मेहनत करेगा जीत उसी की होगी। तो बच्चों देखो नाम से जो प्रश्न में यहाँ कोई प्रश्न नहीं आया, प्रश्न में क्यों, कैसे वाले होते हैं, कौन। निश्चयवाचक होता है जिस अनिश्चयवाचक जिसमें कोई निश्चितता नहीं रहती, निश्चयवाचक जिसमें बिल्कुल निश्चित चीजें रहती है, तो जो और उसी से जुड़ा है। तो ये एक इन वाक्यों के कारण ये संबंधवाचक, जो और उसी से जुड़ा है तो इनका आपस में संबंध है, इसे संबंधवाचक वाक्य। देखो बच्चों जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो घंटी वाले निशान को आप जरूर दबा लेना, क्योंकि जब घंटी वाले निशान को दबाओगे तो उचित समय पर जब भी मैं वीडियो डालूंगी आप तक पहुँच जाएगी। निम्न विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं पूछा गया, तो मोटा जो है भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। लड़का से लड़कपन बन गया है, इंसान से इंसान, बंधु से बंधुत्व बन गया। मोटा क्या है तो बच्चों बताओ मोटा क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना भाई मोटा में क्या है। निम्न विकल्पों में क्योंकि कुछ मेहनत थोड़ी बहुत तो आप भी कर लीजिए करो, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे 2-3 आप सोचा करो कि वो प्रश्न वाकई के विकल्प आप मैं करवा, इसके साथ आप भी सोचा करो। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए देखिए वाक्य के अनुसार सही क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। तो गाड़ी बहुत धीमे से चल रही है, तो बहुत धीमे क्या है, क्रिया हो रही है बहुत धीमे। और बच्चों जैसे विधानवाचक में भी होते हैं ऐसे धीरे धीरे, तेज तेज, ऐसे विधानवाचक वाक्य भी होते हैं, उसका भी आप ध्यान रखोगे। सही सर्वनाम का विकल्प चुनकर पूरा वाक्य करना है बच्चों, पूरा। सृष्टि शैली के साथ पढ़ने जाती खालिस्तान, सृष्टि क्या है, अपनी शैली के साथ पढ़ने जाती, अपने नहीं आएगा, अपनों नहीं आएगा, उसके नहीं आएगा, अपनी शैली के साथ जा रही है भाई वो। निम्न विकल्पों में सरल वाक्य का सही विकल्प चुने। मुझे देखकर वह खिसक गया, मुझे देखकर, तो क्या है इसमें सही, मुझे देखकर वह खिसक गया है, सही विकल्प ये है। देखिए बच्चों ये जो बार बार प्रश्न आ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखें कि आप किससे प्रश्न बनने, उन सब चैप्टर को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना, रिवीजन मार लेना। अभी तो 2-3 बच्चे हैं, हरियाणा वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, बाकी तो सारे करने ही करने DSSB वाले बच्चों को। तो निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। देखो बच्चों रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, ये भी पूछ लिया जाए कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सरल, संयुक्त और मिश्र। तो बच्चों क्या है, तो संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, योजक चिन्ह से। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक दूसरे पर आधारित होते हैं। सरल वाक्य में जिसमें एक कर्ता और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। तो बच्चों देखो तथा से जुड़ा है यहाँ, मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी, मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन वहीं बिताऊंगी। तो बच्चों तथा, एवं, और, अथवा, या से जुड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प देखना भाई, उद्देश्य क्या है, इसमें महात्मा गांधी क्या है उद्देश्य, और हमारे प्रिय नेता क्या है, इसमें विधेय है, उद्देश्य और विधेय। कर्ता और कर्ता का विस्तारक बच्चों क्या होता है, उद्देश्य होता है, बाकी जो बचता है वो क्या विधेय होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे।
निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। माँ चाकू से ताजा फल काट रही है, क्या है? माँ चाकू से ताजा फल काट रही है। किसे ताजू जो उद्देश्य ढूंढना है क्या है उसमें? माँ चाकू से, माँ चाकू से, ये माँ क्या है? कर्ता, और चाकू से कर्ता का विस्तारक है। क्या बच्चों? कर्ता का विस्तारक है। मिश्र निम्न विकल्प में मिश्र वाक्य को पहचानिए। मिश्र वाक्य देखना है, अभी हमने सरल पढ़ा था, अब मिश्र आ गया। जो विद्यार्थी साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। बच्चों जो सो से जुड़े होते हैं वो, जो, वे, यदि, तो, ये मिश्र वाक्य में होते हैं। यदि, तो, जो, वे, इस प्रकार के वाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य में के योजक चिन्ह होते हैं। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य नाम बताइए। जब तुम मेरे घर आए थे तब मैं घर पर नहीं था। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था, क्या है? क्रिया विशेषण है। तो बच्चों जब तुम मेरे घर आए, तो इसको अंडरलाइन है ना, ये पूछा गया कि अंडरलाइन जो होता ना, मतलब ये कोष्टक या वगैरह में होता ना, अंडरलाइन तो नहीं कहूँगी, ये कोष्टक में है, कोष्टक में होता है, उसमें पूछा गया है। तो इन देखो ये कोष्टक दे निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए। तो आप है ना, जहाँ पर पूछा जाता है उसी पर ध्यान देना है। कहीं आप ये पूरा पढ़ने बैठ जाओ तो जहाँ पहले प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से पढ़ोगे, पूछा क्या गया है, फिर आप जल्दबाजी में निशान नहीं लगाओगे, फिर आप निशान लगाओगे। निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। रात्रि के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। देखो बच्चों, और मैंने कहा था, और है, अथवा है, तथा है, या है, पर है, ऐसे शब्द योजक जो है शब्द आते हैं तो वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। निम्नलिखित सरल वाक्य का सही विकल्प चुना। भाई सरल, आमदनी के अनुसार खर्च करो, ये क्या है? सरल वाक्य में कोई योजक चिन्ह वगैरह इसमें नहीं आया है। निम्न वाक्य में सही उद्देश्य का देखो बच्चों, उद्देश्य इसमें क्या है? शिखा की बहन क्या है? उद्देश्य है। निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए शब्द का उपवाक्य नाम बताइए। वह व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रम करता है। तो ये विशेषण क्या है? उपवाक्य है। परिश्रम करता है ये विशेषण है, इसकी विशेषता है। विधेय का सही विकल्प पहचानिए। तो बच्चों अनेक जो है विधेय का आंगन, लेखक के आंगन में अनेक पक्षियों के घोंसले। तो बच्चों अनेक पक्षियों के घोंसले क्या है? इसमें विधेय है। और ये है लेखक के आंगन में क्या है? ये क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तारक। फिर बच्चों ये संयुक्त वाक्य को पहचाने। लड़का बीमार था इसलिए डॉक्टर के पास गया। तो इसलिए आया है, इसलिए क्या है? संयुक्त वाक्य है। इसलिए क्या है? संयुक्त वाक्य है, इसलिए इसे योजक चिन्ह है। मतलब मिश्र वाक्य को पहचानना है। मैंने जो घोड़ा खरीदा वह बहुत तेज चलता। बच्चों देखो, जो और वह से जुड़ा है, जो, इसकी क्या है? एक दूसरे से मतलब डिपेंड है, एक दूसरे पर आधारित है, इसलिए ये मिश्र वाक्य है। कोष्टक में दिए उपवाक्य का नाम बताइए। राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। तो कल मुंबई, मुंबई में क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा भी कौन सी है? संज्ञा उपवाक्य किस लिए? क्योंकि संज्ञा भी क्या है इसमें? मुंबई क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन हम तो अब उपवाक्य दे रहे हैं, इसलिए संज्ञा उपवाक्य है। क्योंकि मुंबई आने से यहाँ संज्ञा बन गई है, तो संज्ञा उपवाक्य कहेंगे आप इसे। हर्षव दीर्घ ई उ के यदि हर्षव दीर्घ ई उ आ जाए तो दोनों को मिलकर क्या हो जाते? दोनों मिलकर। तो भाई ये हर्षव या दीर्घ संधि पूछी गई है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं ए प्लस ए से मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। ई प्लस ई से छोटी बड़ी इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर छोटी आए, चाहे इधर बड़ी आए, चाहे इधर बड़ी आए, इधर छोटी। तो ई उ ये तीन जो है दीर्घ संधि में बनते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न पूछ लिया गया है। नीचे दिए गए प्रयुक्त संधि का भेद सही। तो दीर्घ संधि रेखांश, रेखा प्लस में अंश, इधर आ आया है, इधर आया, आ और ए मिलकर क्या है? आ बनते हैं, इसे रेखांश में दीर्घ संधि है। ये आप याद रखेंगे।
नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचाने तत् अनुसार। तो बच्चों तद अनुसार तत्, जो देखो बच्चों, जब किसी भी वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण जब किसी अन्य वर्ण से मिलता है तो क्या है वो, क्या किससे मिल जाता है, वो तीसरे में। तो बच्चों यहाँ तीसरे में तय का द तीसरे में परिवर्तन हो गया है इसका। लेकिन ध्यान रखें वो पंचम वर्ण नहीं होना चाहिए, अगर पंचम वर्ण होगा तो पंचम वर्ण में ही परिवर्तित हो जाएगा। परम परस ईश्वर जो है परमेश्वर, परम परस ईश्वर क्या है, परमेश्वर हो गया है। दिए गए सही संधि विच्छेद का विकल्प देखना बच्चों, दिक् प्लस गज। तो दिग्गज में क्या बच्चों, व्यंजन संधि है। क्या है इसमें, व्यंजन संधि है। दिक् प्लस ग, देखो बच्चों इस बात को आप याद रखोगे, जैसे ये लगता है ना, जैसे क के नीचे हलंत है तो ये आधा वर्ण हो जाता है। क्या है, जब हम क्योंकि इसमें ए भार आ जाता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर परिवर्तनों से क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। देखो बच्चों याद रखेंगे, यहाँ व्यंजन आया और यहाँ स्वर आया है तो क्या है, व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि उसे सिर्फ यहाँ भी स्वर हो यहाँ भी स्वर हो तो दोनों तरफ स्वर होना चाहिए जब स्वर संधि बनती है। लेकिन अगर एक जगह भी स्वर संधि आ गई और दूसरे जगह व्यंजन संधि आ गई तो वो व्यंजन संधि होगी। क्योंकि देखो व्यंजन संधि में क्या है, एक तरफ भी अगर स्वर आ गया तो वो व्यंजन संधि बनेगी, एक तरफ भी व्यंजन आ गया तो व्यंजन संधि बनेगी। लेकिन स्वर संधि में ऐसा नहीं है, स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर ही होने जरूरी है, इस बात को आप याद रखेंगे। नीचे दिए गए प्रयुक्त संधि का सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों मैंने कहा है कि ये व और रे से पहले आधे वर्ण आते हैं तो वो यण संधि होती है। देखो यहाँ ये से पहले आधा तय आया है और इसका क्या है, कैसे जो कटेगा, इसका ये टुकड़ा बनेगा अति प्लस में अंत, अति प्लस में अंत। तो ये यहाँ छोटी ई आई है और छोटी ई का जब ऐसे जो मिलेगा तो ये में प्रतिवर्त हो जाएगा, मतलब कि आधे वर्ण, ये वाला वर्ण आधा बन जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प चुनना है। तो नी प्लस सेद निषिद्ध। तो मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि इस जो शब्द में विसर्ग आता है, कभी भी आपको इस शब्द में विसर्ग नहीं मिलेगा, हमेशा पहले वाले शब्द में ही आपको विसर्ग मिलेंगे। तो इसमें क्या है, विसर्ग है, ये षटकोण वाला स विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको आप मूर्धा जो है स भी बोलते हैं। निम्न का सही से विकल्प देखो बच्चों, षट प्लस आनन। तो बच्चों षट प्लस आनन क्या है, षडानन बन गया बच्चों। षट प्लस आनन क्या है, षडानन बन गया। यानी कि जो वर्ण का है प्रथम वर्ग जब किसी स्वर से मिला है तो बच्चों स्वर या सहघोष होते हैं, स्वर या सहघोष से मिला है तो ये तीसरे में परिवर्तित हो, मतलब परिवर्तन हो जाता है। तो षडानन ये तीसरे में क्या है, परिवर्तन हो गया है किसी तीसरे में। अगर यहाँ पंचम वर्ण होता, यानी कि जैसे ड यण में पांचवें जो वर्ण होते हैं सभी वर्ग के लास्ट में ड है, जैसे ये है, ण है, तो वो क्या है पंचम वर्ण में ही परिवर्तित हो जाते। लेकिन यहाँ पंचम वर्ण नहीं दिया है, सहघोष और स्वर के मिलने से ये तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। अब मैं विस्तार से पढ़ाती आपको संधि, लेकिन जो हरियाणा वाले बच्चों के पास इतना टाइम समय नहीं है, टीजीटी स्क्रीनिंग वालों के, कभी मैं ये एग्जाम वही मैं तो चाहती हूँ आपका सिलेक्शन यही हो जाए, लेकिन फिर भी हमें जीवन भर तैयारी तो करनी है अगर हमें अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करनी है। तो मात्र प्लस में आत्र, ये मात्रा देश। तो बच्चों इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मात्रा देश में कौन सी संधि है।
दिए गए सही संधि विच्छेद का विकल्प पहचानिए। सम प्लस विधान संविधान, ये बच्चों इसमें कौन सी है, इसमें संधि कौन सी रहेगी बच्चों, व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि बार बार जो है ये संविधान के, अब मैंने कल बताया था कि जो संविधान के 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो संविधान में एक अनुच्छेद बना गया है, वैसे आता है तो लिख देना, वैसे इतना जीके का क्वेश्चन है ये नहीं भी आया कि कौन से अनुच्छेद में दिया गया कि बाल श्रम 6 से 14 साल के नीचे के बच्चे बाल श्रम नहीं कर सकेंगे। 18 साल के जो है वो दिव्यांग कार्य नहीं करेंगे, किसी भी जो है उसमें 18 साल के नीचे के दिव्यांग किसी जैसे भारी काम, किसी फैक्ट्री में काम करना, इस तरह से। लेकिन जो है वो वाले होते हैं ना, ये जो साधारण बच्चे होते हैं जिसको हम समावेशी शिक्षा में पढ़ते हैं, वर्णात्मक साहित्य, इनमें कौन सी भाषा विज्ञान की पद्धतियाँ बच्चों, वर्णात्मक साहित्यिक ऐतिहासिक, ये टीजीटी वाले बच्चों में शायद नहीं आएगा, तो हम इसमें ज़्यादा शर्म जो है अपना जो है समय खराब नहीं करेंगे। हिंदी वर्णमाला में ए और ए क्या है, अयोग वा है बच्चों। कई बार एक बार मैंने देखा था प्रीवियस ईयर पेपर में अयोग वा के संख्या पूछ ली थी, अयोग वा कितने होते, तो ये सिर्फ 2 ही होते हैं। बार बार बोल रहे हैं 2 ही होते हैं, ये 2 या 2 से कम होते हैं, ऐसे 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। ये सिर्फ 2 ही इनकी संख्या, अंग और अंग है ये जो दिए गए। और ये जो है विसर्ग है, और ये क्या है, इनके नाम पूछ ले जाते हैं, तो ये विसर्ग है, ये अनुस्वार है, अनुस्वार को ही विसर्ग, और ये अनुनासिक है, और ये चंद्र बिंदु है, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक है, इसका नाक से उच्चारण होता है, ये नाक और मुंह से होता है, ये बार भी पूछ ले जाते हैं, आप इनको भी आप याद रखेंगे। लोलट शंकु भटनायक, ये रस सूत्र की व्याख्याता है। तो बच्चों ये मैं फिर बता रही हूँ कि रस सूत्र की व्याख्या, जो काव्य शास्त्र है ना, वो टीजीटी वाले बच्चों के नए के बराबर आएगा। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 प्रश्न बन सकते हैं, नहीं आएंगे वैसे तो टीजीटी वाले बच्चे इसमें समय खराब नहीं करेंगे। मैं हर टॉपिक को बताती हुई चल रही हूँ कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से नहीं बन सकते। एक हथौड़ा वाला घर में हुआ किसकी पंक्ति है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल की। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ, तो ये पंक्ति है बच्चों, ये केदारनाथ अग्रवाल के। केदारनाथ सिंह भी ऑप्शन में आ सकता है, तो ध्यान रखना बच्चों, केदारनाथ सिंह अलग कवि है, केदारनाथ अग्रवाल अलग कवि है, तो इनमें कंफ्यूज मत होना कि ये आप केदारनाथ याद करके छोड़ दो। इनमें से कौन नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी तीनों है ये नागरिक प्रचारणी के संस्थापक हैं। आनंद कादम्बनी के संपादन के कार्य बच्चों, बार बार ये पत्रिका पूछी गई है, बद्रीनारायण चौधरी है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक बद्रीनारायण चौधरी की प्रेमघन है, बार बार पूछा गया है, याद रख लेना। पत्र पत्रिकाओं की वीडियो भी मैंने करवा रखी है, तो आप पत्र पत्रिकाएं अवश्य पढ़ के जाना, चाहे अपने आप से पढ़ लेना, लेकिन मैं बता रही हूँ मैंने ट्रिक के द्वारा करवाई, एक बार देखोगे तो भूल नहीं सकोगे आप। भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध किस शैली में है, भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को किस शैली में लिखा, तो वर्णनात्मक शैली में। देखो बच्चों जो है पहली बात तो प्रश्न ये बन सकता है, भारतेंदु ने दिल्ली दरबार दर्पण किस विधा की रचना, निबंध है, उपन्यास है, नाटक है, तो याद रखेंगे निबंध है ये। ओडिया के महान कवि कौन थे, सरला दास, ओडिया के महान कवि थे सरला दास। ओडिया की मिट्टी की बारात किसकी, शिवमंगल सिंह सुमन की है, तो याद रखोगे मिट्टी की जब शिव की बारात निकल रही थी तो क्या है कि उसमें भूत पिशाच सब जो है बारात में चढ़े थे, क्योंकि जो हमारे शिव भगवान थे वो क्या है कि राख लपेटे ऐसे अपने साधारण जीवन जीते, तो ऐसा लग रहा था कि मिट्टी राख लपेटे जैसे मिट्टी की बारात जा रही है, तो ये इसकी ट्रिक रहेगी, शिवमंगल सिंह सुमन आ जाएंगे। हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है, तो घासीदास हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। न्यूना हजारी प्रसाद द्विवेदी किस उपन्यास की चरित्र है, तो बच्चों जब आप उपन्यास पढ़ते हो तो ध्यानपूर्वक नाटक उपन्यास कहानी जो पढ़ते हो तो उसके चरित्र पूछ ली जाती, तो निहुनिया जो है बाणभट्ट की आत्म कथा का जो है चरित्र है,
यानी ये एक पात्र है, उसका पात्र पूछ लिए जाते हैं कि गोदान का जैसे अभी पात्र आया था तो पात्र भी आप याद रखेंगे। अग्नि पार के चंदन दासी का देश किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी महादेवी वर्मा की जो है पंक्ति है। कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाली विराजती कौन सा अलंकार है बच्चों? इनमें जो है अनुप्रास है, क्योंकि कै वर्ण की जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए इस पे अनुप्रास अलंकार है। उपमेय और उपमान में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए कौन सा अलंकार? तो बच्चों रूपक अलंकार है। अभिन्नता दिखाया जाए तो उसमें क्या है? रूपक अलंकार है। शब्द की जिस पंक्ति कारण किसी मुख्य अर्थ को समझ कौन सी शब्द शक्ति है? देखो बच्चों, शब्द की किसी शक्ति के कारण किसी शब्द का मुख्य अर्थ समझा, यानी बिल्कुल साधारण सी मुख्य सीधी साधारण सी होती है तो अभिधा शब्द शक्ति होती है। इसके बच्चों 3 भेद होते हैं, मुख्य 3 होते हैं, ये बाकी इसके जो भेद दिए गए हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा तो जो सीधे सरल जो वाक्य मिलेंगे वो अभिधा में होंगे, लक्षणा से संबंधित होंगे, यानी मुहावरों वगैरह आएंगे तो वो लक्षण हो जाएंगे। खोजत है सावरे को हरी गली हर गांव में, आ मिली अब श्याम प्यारे आमली की छाँव में, आपकी मनमोहनी छवि बांसुरी की तान जो गोप गवालों के शरीरों में बजी जो। कौन सा छंद है बच्चों? तो वो छंद ये हरिगीत का छंद है। बच्चों छंदों में क्या है कि आपको सभी के छंद के 3 प्रकार होते हैं, मात्रात्मक, वर्णात्मक, मात्रात्मक, उभयात्मक। और उनमें क्या है पंक्तियों की जो है इसमें कितनी मात्राएं आई है तो मात्राएं गिननी पड़ेंगी, लेकिन मैं इसलिए इसको दें क्योंकि टीजीटी वाले बच्चों के लिए छंद नहीं आएंगे और पीजीटी वाले बच्चे इस पर ध्यान देंगे। जो शब्द अलंकार और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी कहते हैं कौन सा अलंकार है? तो बच्चों देखो, अर्थ और शब्द दोनों तो उभय अलंकार ही होता है, जिसमें अर्थ भी होता है और शब्द भी होता है, बीच का रास्ता होता है उभय अलंकार है। देख यशोदा शिशु मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। तो कौन सा लगा बच्चों? अद्भुत। मतलब कि देखो जब माता यशोदा ने जो है श्री कृष्ण के मुख में देखा तो उन्होंने कहा कि कन्हैया के मुख में देखा तो उन्होंने कहा कि तुमने माँ मतलब मिट्टी खाई है? तो उन्होंने कहा देखो माता मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो उन्होंने मुंह खोला ना, तो उसने मुंह की तरफ देखा तो पूरा संसार उनके मुख में घूम रहा था। तो ये देखकर वो इतनी जो है अचेतन यानी कि बेहोश हो गई कि इसमें क्या है, ये तो कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसके मुख में तो पूरा संसार घूम रहा है। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात होती है, भैया अद्भुत है क्योंकि किसी के मुख में पूरा संसार घूम रहा है। तो वो देख भैया ये तो कोई जिसको तू पाल रही है वो तो बच्चा नहीं है, कुछ और ही है जिसके मुख में पूरा संसार घूम रहा है। चिरजु जोरे जुरे क्यों ने सने गंभीर को घटे ये वर्ष बानुचा वे हलदर के वीर कौन सी समझ सकते बच्चों? ये शाब्दी व्यंजना है। क्या बच्चों? शाब्दी व्यंजना है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है बच्चों? तुलसीदास जो है कृष्ण गीतावली की रचनाकार है। काफी बार बच्चों बार परीक्षा में पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, कहीं आप सूरदास लगा दो, आपने देखा नहीं, आपने कभी ये सोचा ओहो इसमें तो कृष्ण के बारे में तो सूरदास नहीं लिखा है, और सूरदास तो आपको 100% ऑप्शन में मिलेगा, देखो ये दे रखा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, फिर से बता रही हूँ, गीतावली और कृष्ण गीतावली भी और कृष्ण गीतावली दोनों ही तुलसीदास की रचना है। खर रही खरकती हाथ से सूलसी पीड़ा उर दशरथ के, गलानी त्रास वेदना विपंडित छाप कथा के कैंस कौन सा रस निहित है? तो बच्चों इसमें करुण रस है, बड़ी करुणा भरी। देखो बच्चों गलानी है, त्रास है, वेदना है, विपंडित छाप है, कथा वे कह नहीं सके, मतलब गलानी हो जाए यानी श्रम का भाव, यानी त्रास वेदना अंदर दुख है, पीड़ा है, तो उसमें करुण यानी करुण जिसमें करुणा जिसको देखकर हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए, आंसू आ जाए, तो वो करुण ही होती है, उसमें करुणा ही होती है। तो करुण रस। अगर यह अलंकार पूछ लिया जाता तो इसमें उपमा अलंकार होता, क्योंकि जहाँ पर सा सी
सरिस समान जैसे योजक चिन्ह मिलते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगर उपमा यहाँ उपमान पूछ लिया जाता तो ये अलंकार पूछ लिया जाता तो इसमें उपमा अलंकार होता। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक पंथ में दो कार्य करना है। देखो बच्चों ये आ गया, सागर सा गंभीर हृदय, गिरी सा ऊंचा मन में कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार, क्योंकि ये में सा आया है। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी बरदाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली झोली फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। कौन सा छंद है? तो बच्चों इसमें मुक्त छंद है। मुक्त छंद का मतलब ये होता है जिसमें कोई नियम नहीं होता, न उसमें मात्रिक का नियम है न वर्णिक का नियम है। मुक्त छंद मतलब कि अपने भावों में बहकर जो है पंक्तियां लिखी जाती है तो उसे मुक्त छंद कहते हैं। कहने का मतलब न तो उसमें मात्रा के नियम लागू हो रहे हैं और न उसमें वर्ण के मतलब नियम लागू हो रहे हैं। मधुकर्ण किसका काव्य संग्रह? तो बच्चों मधुकर्ण भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह है। आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कार किसे माना था? जॉन गुटेनबर्ग को आधुनिक छपाई तकनीक का आविष्कार माना जाता है। आधुनिक ये तो उपभोक्ता के मन आकर्षण पैदा कर अपनी पैठ बनाने के कौन सा विज्ञापन होता है? अनुनय विज्ञापन। भैया अनुनय विनय करना यानी विनती करना, उपभोक्ताओं के मन में आकर्षण पैदा कर अपनी पैठ बनाने कौन सा विज्ञापन होता है? अनुनय विज्ञापन होता है। साप्ताहिक अखबार जो है उदंत मंडार अब तक किस पाठकों तक पहुंचता था? मंगलवार को। देखो बच्चों मैंने कल ही ये बताया था कि उदंत मार्तंड साप्ताहिक अखबार है और बच्चों साप्ताहिक ये हिंदी का प्रथम समाचार है, लेकिन ये क्या है? साप्ताहिक है। अगर यहाँ दैनिक आता तो दैनिक सुधावर्षण हो जाता, समाचार सुधावर्षण दैनिक है, कंफ्यूज नहीं, ये साप्ताहिक है। और ये कब छपता था? मंगलवार को। तो मैं से मार्तंड, मैं से मंगलवार। और बच्चों 30 मई 1826 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो 30 मई को बच्चों पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। 30 मई को ये छपने लगे था, इस बात को भी आप याद रखेंगे। साक्षात करते समय प्रश्नों की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए भाई। इंटरव्यू के टाइम में उनकी भाषा, सच की तह तक जाकर उसे सत्य पर लाने का उजागर हम क्या करते हैं? खोजी पत्रकार। जो खोजी पत्रकार होते हैं वो सच को सामने लाते हैं, उनकी तह तक जाते हैं। किसी आदर्श लिखाई का हूबहू अनुकरण करना क्या कहलाता है? अनुलेख कहलाता है। कहने का मतलब होता है जैसे बिल्कुल हूबहू वैसा का वैसा उतार देना, उसे आलेख बोलते हैं। भारतीय प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई थी। भारतीय प्रेस परिषद की 4 जुलाई 1966 को। इनमें से क्या विज्ञापन लेखन का मुख्य कार्य नहीं है? किसी उत्पादक को नकारात्मक बातों के सामने लाना भाई ये उत्पादक का मुख्य कार्य नहीं है, बाकी मुख्य कार्य हैं, क्योंकि नेगेटिव फैलाएंगे तो फिर उसका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। फीचर लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? सरल सुबोध और आकर्षक। भाई सभी की भाषा सरल सुबोध और आकर्षक ही होनी चाहिए, चाहे वो फीचर हो या पत्र हो, कोई भी हो चाहिए। वित्तीय विज्ञापन किसे कहा जाता है? जिनका संबंध मुख्य आर्थिक गतिविधियों से। भाई वित्तीय विज्ञापन जो है पैसों के लिए जो कार्य किया जाता है तो वो वित्तीय कहलाता है। हर देखो बच्चों ये प्रश्न आ गया, हर साल हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अभी मैंने करवाया था तो प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है। इनमें से कौन सा जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है? बच्चों दूरदर्शन जो है जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है। मुद्रित माध्यम वो होता है बच्चों जो लिख कर प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन टेलीविजन पर हम उसे सीधे जो प्रसारण दिखाते हैं। काव्य शास्त्रों के सिद्धांतों से ऊपर उठकर सौंदर्य का उद्घाटन करना ये आलोचक का प्रदान करे कि ये मत किसका? बच्चों ये नंद दुलारे वाजपेयी का मत है। इसे अंधायुग किस नाट्य विधा के अंतर्गत? तो गीति नाट्य। अंधायुग क्या बच्चों? नाट्य विधा है, गीति नाट्य। देखो बच्चों अंधायुग आपने धर्मवीर भारती का ये आपने पढ़ा होगा कि बार बार में उसमें गीत गाए गए हैं। प्रथम तार सप्तक का कवि नहीं है तो बच्चों शमशेर बहादुर नहीं है। तो ये बच्चों शमशेर बहादुर किसके रहेंगे? सेकंड के रहेंगे, दूसरे के रहेंगे। और बच्चों इनका नाम पूछ लिया जाए तो ये प्रथम शब्द नहीं लेगा, सब कौन ओनली केवल और केवल तार सप्तक लगेगा। और इसके जो है संस्थापक आगे रहेंगे। भाषा विज्ञान अध्ययन के लाभ निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? विदेशी भाषाओं को अनदेखा करने में सहायता जो है
तो ये गलत रहेगा, बाकी सब सारे ठीक है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह कौन है भाई? रामविलास शर्मा है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध, प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध रामविलास शर्मा का रहेगा भाई। रामविलास बड़े प्रगतिशील की समस्याएं, जो लोगों की समस्याओं पर लेख लिखते थे। नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय किसे? राजेंद्र प्रसाद सिंह को। नवगीत प्रवर्तन का श्रेय किसे रहेगा बच्चों? राजेंद्र प्रसाद सिंह को रहेगा नवगीत के प्रवर्तन का श्रेय। तो हम अब जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि प्रश्न हमारे बहुत बच रहे। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्य है मेरे शब्द, तो ये एकांत श्रीवास्तव की है अन्य मेरे शब्द। कई बच्चे क्या होते, पूर्व मध्यकाल को दूसरा नाम क्या दिया गया? तो पूर्व मध्यकाल को दूसरा नाम भक्ति काल दिया गया। और बच्चों उत्तर मध्यकाल को क्या है? रीतिकाल नाम दिया गया। तो कई बच्चे क्या होते हैं कि जो मुश्किल सब जो प्रश्न आते ही छोड़ के चले जाते हैं। तो बच्चों ये नहीं, आपके हिसाब से प्रश्न जो है नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से बनेंगे तो फिर तो भैया हम सभी जो टॉप में आ जाएं। तो जो है आपको थोड़ी मेहनत करनी, मुश्किल भी करनी पड़ेंगे, आसान भी करनी पड़ेंगे, हमें तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। निम्न में कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण साई की है? तो बच्चों ये विजय देव नारायण साई की जायसी। निम्न कौन सी आलोचना कृति विजय देव साई की नहीं है? तो बच्चों ये तो जायसी, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जायसी क्या है। एक हमारे लेखक का नाम है सूरदास भी, जो है जिसका नाम है। प्रथम तार सप्तक का संपादन कार्य किसने किया? अज्ञे ने। प्रथम तार सप्तक का जो है संपादन ये भाई मैं बता चुकी हूँ, अज्ञे रहे हैं। और ये 4 तार सप्तक रहे हैं, लेकिन टीजीटी में 3 तक ही ज़्यादातर प्रश्न बन जाएंगे। लेकिन जो पीजीटी और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चे 4 तार सप्तक याद करें। कौन सा करुण रस का विरोधी है? तो बच्चों हास्य जो है करुण रस का जो है विरोधी है। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किसकी आलोचना है? जोक देरीदा। राइटिंग एंड डिफरेंस, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक जो है जोक देरीदा की है। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ, एक कथन सुमित्रा नंदन पंत। मैं कल्पना के सत्य को सबसे बड़ा सत्य मानता हूँ। सुमित्रा नंदन जो प्रकृति के चितेरे कवि रहे हैं और उन्होंने जो है बहुत सी कल्पनाओं पर प्रकृति संबंधित रचनाएं लिखी हैं, तो इसलिए इन्होंने इनको सबसे बड़ा सत्य माना। भैया कल्पनाओं पर ज्यादा लिखी। पुष्पिक की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, बार बार पूछी गई। पुष्पिक की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की। कबीरदास ने अपनी रचना राम के जिस रूप का वर्णन किया कैसा? निर्गुण और निराकार। भाई राम, कबीरदास के जो राम थे निर्गुण निराकार थे। ध्यान रखेंगे जो तुलसी के राम थे वो सगुण थे, यानी दशरथ पुत्र राम थे वो तुलसीदास के राम थे, और निर्गुण और निराकार जो है कबीरदास के राम थे। चांद का मुंह टेढ़ा किस संग्रह तो में वर्ष में प्रकाशित हुई? बच्चों 1964 में चांद का मुंह टेढ़ा ये गिरजा कुमार माथुर की रचना है। नहीं बच्चों, गजानन माधव मुक्तिबोध की, माफ कीजिए, गजानन माधव मुक्तिबोध की जो है चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की 1964 में प्रकाशित हुई थी। निम्न में कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो प्लास वन जो हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, बाकी हरिवंश राय बच्चन की रचना रहेगी। तुलसीदास के खंडों का सही अनुक्रम, ये टीजीटी वाले बच्चों भी ध्यान रखें, कहीं उनके भी आ सकता है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। तो बच्चों ये 7 कांड है, उनको आप क्रम से लगाना सीख लेंगे। 7 कांड रामचरितमानस में ये पूछ लिया जाता है कितने कांड है, तो 7 कांड है। सबसे बड़ा कांड बच्चा कौन रहेगा? बाल कांड जो है सबसे बड़ा कांड रहेगा, ये भी आप याद रखेंगे। तुलसीदास कृत निम्न पंक्ति में किसका वर्णन किया गया? जय बिनु देही नहीं बिनुकारी तस ही नाथ पुरुष बिन नारी। तो पति पत्नी के संबंध के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। निशा निमंत्रण नामक काव्य संकलन हरिवंश राय बच्चन ने कौन सी स्थिति में लिखा है? तो निशा निमंत्रण नितांत एकाकीपन, यानी निशा निमंत्रण कवि ने एकाकीपन यानी अकेलापन पर जो है कविता लिखी है। निशा निमंत्रण उन्होंने अकेलापन अखरता था तभी लिखी है।
1991 में गिरिजा कुमार माथुर को अपनी कविता संग्रह हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मैं वक्त के हूँ सामने, देखो बच्चों 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने गिरिजा कुमार माथुर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मैं वक्त के हूँ सामने रचना पर। बच्चों मैंने साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ व्यास सभी पुरस्कारों पर ट्रिक के द्वारा वीडियो बनाई है, वहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, तो उसे जरूर आप याद कर लेंगे, देख लेंगे वो वीडियो। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोई दूध पिए तो ये अजू है छोटी, तो सूरदास ने श्री कृष्ण के जीवन के बारे में लिखा है। महादेव वर्मा कविता अग्नि रेखा में किस प्रतीक मानकर रचनाएं लिखी, तो अग्नि रेखा में वही उसे दीपक को प्रतीक मानकर उन्होंने अग्नि रेखा रचना लिखी है। निम्न में कौन सी काव्य रचनाओं की सही क्रम रखे, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य, और ये पंथ की जो है प्रकृतिशील रचना है, प्रकृतिशील रचना है, ये भी पूछ लिया। युगांत में इन्होंने छायावाद का अंत की घोषणा कर दी थी, तो ये पूछ लिया जाता है कि जो इनकी छायावाद की अंत किस रचना से हुआ, तो युगांत से हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में किसका वर्णन, अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया, अछूती प्रकृति की सुंदर दुनिया सतपुड़ा के जंगल में भवानी प्रसाद मिश्र ने इसका वर्णन किया है। तो बच्चों ये पद्यांश आ गया है, और मैं फिर कह रही हूँ मैं ये आपको पढ़कर, ये पद्यांश जो टीजीटी के बच्चे हैं, पीजीटी में तो आता ही आता है, वो टीजीटी पीजीटी में स्पेशल लिखा गया है कि लास्ट वाली लाइन में यहाँ गद्दे और पद्य, तो बच्चों इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसको जो हल भी करेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़ लेना, लेकिन मैं सॉल्यूशन इसका जरूर करवाऊंगी। जरूरत इस बात की कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा या मातृभाषा हो, भाई जरूरत है इस बात की हमारी शिक्षा का माध्यम जो हमारी मातृभाषा होनी चाहिए, जो हम परिवार में बोलते हैं, जिसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीर संवेदन मुखरित हो। हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और आवश्यकताओं पर प्रतिनिधित्व करे। कहने का प्राय ये दो लाइनों में ये दिया कि हमारी जो भाषा है वो मातृभाषा होनी चाहिए, यूरोप और अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होनी चाहिए, हमारी संस्कृति को सिखा सके, हमारे जो दैनिक जीवन से संबंधित जो परंपराएं सिखाए वो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका मूल सार है यहाँ तक का। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दे, उन्हें अपना शिक्षा क्रम में गौण स्थान देकर शिक्षित जन को वंचित रखकर हमारी राष्ट्रीय संस्कृति एक महान रीति को जन्म दिया है। ये नई पीढ़ी भीतर से खोखला कर रही है, हमारे राष्ट्रीय परंपराओं से नहीं सामयिक जीवन से भी दूर हो गए हैं। पश्चिमी चश्मों के भीतर देखने पर घर के प्राणी भी अनजान और अजीब से लगने लगे हैं। कहने का प्राय है कि पश्चिमी सभ्यता ने जो हमारी वही बिल्कुल हमारी संस्कृति को खो दिया, नष्ट कर दिया है, अंदर से क्या हम खोखले हो गए हैं। शिक्षित जन और जनसमूह के बीच खाई बढ़ती जा रही है, भाई जो पढ़ा लिखा है और जो सामान्य अनपढ़ है उनके बीच में खाई हो रही है। विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए स्थिति हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। कहने का मतलब हम विदेशों का अनुकरण कर रहे हैं, तो वो एक मजाक बन गया हमारी संस्कृति का। तो देखना आप कैसे प्रश्न लगाने हैं। अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा ही क्यों होना चाहिए भाई, जिससे कि सभी के मन में अपने देश की प्रति संवेदना हो, अपने देश की प्रति प्यार हो। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर रहेगा। शिक्षित जन और सामान्य के बीच दूरियां बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि अपने लोगों को देखने के लिए विदेशी पश्चिमी नजरिए का उपयोग करने के कारण। मतलब कि ये देखो बच्चों, क्या है कि हमारे इंग्लिश को बढ़ाओ दो, अंग्रेजी को बढ़ाओ इतना मिल रहा है। अब जो है हमारे जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो तो अंग्रेजी समझ भी नहीं पाएंगे, इसलिए इनके बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अनुच्छेद के अनुसार किस स्थिति का हास्यास्पद कहा जा सकता है भाई, आपसी रिश्ते अच्छे नहीं बल्कि विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करना। मतलब हमारे रिश्ते जो बिगड़ते जा रहे हैं, हम विदेशों का अनुकरण कर रहे हैं। तो नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा दंभ का समानार्थी शब्द नहीं है। दंभ का मतलब होता है बच्चों घमंड है, तो समानार्थी घमंड भी है, अहंकार भी, गर्व। कयास है, ये समानार्थी शब्द नहीं है, कयास है प्रयास का समानार्थी शब्द है। तो ये वही रिपीट हो गया है। तो आपको क्या करना है, प्रश्नों को पहले पढ़ लेना है, फिर उसको ध्यान से इसको हल करना है। तो बच्चों ये जो ये दिया गया है, ये उसका दिया गया पद्य का दिया गया है।
तो बच्चों पद्य का ऐसा करना कि आप थोड़ा रोक कर इसको देख लेना। इसके है कि उसे परेशान न करे, ये इसके उत्तर रहेंगे। मैंने एक करवा दिया है, वैसे आप इसको रोक कर देख लेना बच्चों। किसी के निमंत्रण में रहना, तृप्ति है। तृषा का विलोम तृप्ति है। तृषा का मतलब होता है बच्चों प्यास है, और ये क्या है बच्चों तत्सम शब्द है, क्योंकि री की मात्रा लगी है तो तृप्ति इसका विलोम हो जाएगा। न छेड़ो न मुझे सताया गया हूं, तो बच्चों ये रहेगा है। तो बच्चों ये हमारा अंतिम भाग रहने वाला है, और मैं करवा देती हूँ जल्दी जल्दी। इसमें चौक और टोनिक विधि के रूप में जाना था लेक्चर, और कम डिमोक्स्टेंट मेथड चौक और टोक विधि के रूप में, ये हमारे साइकोलॉजी के प्रश्न है। कौन सा मॉडल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में विकसित अवधारणा और सिद्धांतों से अधिक जुड़ा हुआ है? कौन सा मॉडल संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में विकसित अवधारणा और सिद्धांतों से अधिक जुड़ा है? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, इससे जुड़ा हुआ है। सही शिक्षण और सहायक कर्मचारी जैसे कक्षा शिक्षण छात्रों के विभिन्न समूह को निर्देशित करते हैं। समानांतर सह शिक्षण, तो जिसमें क्या होता है सह शिक्षण होते हैं जिसमें सभी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। चार्ल्स ओकेट के अनुसार किसी विशिष्ट भाषी संचार शिक्षण और अधिगम के माध्यम से किया जाता, तो बच्चों ट्रेडिशन ट्रांसमिशन, ये इसका उत्तर आ जाएगा। दो उपकौशल हमारी अर्थात जानकारी का पता लगा, जानकारी को समझना, गैदरिंग सिकल्स इसका उत्तर रहेगा, आप इसे भी याद करें। स्कीमा के 3 प्रमुख वर्गीकरण, लिंग्विस्टिक स्कीमेटा, कंटेंट स्कीमेटा, और तीसरा कौन सा है बच्चों? तो फॉर्मल स्कीमेटा, इसका तीसरा जो है वर्गीकरण रहेगा। 3 इसके भाग हैं। दुरुपयोग और कुप्रयोग का अपमान करने के रूप में परिभाषित किया गया, तो अपशब्द, भाई किसी का हम जो है कुप्रयोग अपमान कर रहे हैं तो वो अपशब्द बोलेंगे तभी अपमान होता है, जैसे अच्छी भाषा बोलेंगे तो वो तो सम्मान ही होगा। मौखिक टिप्पणियों का उदाहरण है बच्चों यौन उत्पीड़न, मौखिक टिप्पणियों का उदाहरण है। आगे लिंग शब्द का पहली बार 1955 में द्वारा गढ़ा गया। जॉन मनी ने लिंग शब्द पहली बार 1955 में जॉन मनी के द्वारा गढ़ा गया था। इस बात को आप याद रखेंगे, वैसे ऐसे प्रश्न याद भी होने चाहिए। किस आयोग ने वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और आंतरिक आकलन के उपयोग पर बल दिया? तो मुदालियर कमीशन ने विशिष्ट वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा और आंतरिक आकलन के उपयोग पर बल दिया। वस्तुनिष्ठ और जो हमारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, जैसे अब सब्जेक्टिव पर पीजीटी वाले बच्चों का बड़ा जो है कोर्ट केस चला हुआ है, तो वही है भाई वस्तुनिष्ठ। ये कहने का मतलब कि भाई पेपर तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि सब्जेक्टिव तो फिर वो आईएएस का ही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986 में निरंतर और व्यापक प्रणाली खालिस्तान चरण में 6 माही प्रणाली शुरू की गई। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए ये की गई थी। माध्यमिक शिक्षा होती है जो 8वीं तक की शिक्षा होती है। किसकी सेवा और विश्व प्रणाली स्वीकृत की प्रवेश परीक्षा को विकसित करने, डिजाइन करने और संचालित करने के लिए किया गया? तो राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन रहेगा। यूजीसी का पूर्ण पत्र क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि यूजीसी की फुल फॉर्म पूछी गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की। किसी नाबालिग द्वारा अवैध व्यवहार में भागीदारी के रूप में जाना जाता है, तो किशोर अपराध को किसी नाबालिग द्वारा अवैध व्यवहार में भागीदारी को, भाई जो किशोर है वो अपराध कर देते हैं उसे नाबालिग अपराध बोलते हैं। भाई छोटे बच्चों ने जो 18 साल से नीचे के अपराध करते हैं। एनआईओसी का पूर्ण पत्र क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये भी आप याद कर लेंगे। अर्नेस्ट क्रिस्चमर ने लोगों को 4 प्रकारों में जो विभाजित किया था। भाई जो अर्नेस्ट क्रिस्चमर है मैं 4 भाग बताए थे भाई जो व्यक्तित्व के, एक है पाइनिक्स, एक एस्थेनिक, एक डिस्प्लास्टिक और चौथा भाग है एथलेटिक। जो एथलेटिक होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं वो आते हैं इसमें। बढ़ते घटते का आयतन, वजन, कुछ अन्य आयामों के अनुसार श्रृंखला को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने की क्षमता बताई है। तो बच्चों ये सेरिक्शन रहेगा।
किसी तकनीक में नेता बहुत ही लोकतांत्रिक उपाय का पालन करता है। नाटक की निश्चित दिशा में निश्चित नाटक की निर्देशन में मदद करता है। वो तो बच्चों में फैसिलिटेशन जो है मदद करता है, फैसिलिटेशन। अभी किसी को स्पीड लग रही हो ना तो अपने रोक कर लेना भाई प्रश्नों को। कौन सा आकलन पाठ की योजना बनाने से पहले छात्र के पूर्व ज्ञान को निर्धारित मदद करता है? तो बच्चों नैदानिक मतलब पूर्व ज्ञान है जिसको प्रस्तावना बोलते हो। तो क्या है नैदानिक एक होता है जिसको भी कारण जानना, आप उनका उपचार करना। तो बच्चों यहाँ हमारे प्रश्न ये D++ के कंप्लीट होते हैं। किसी भी प्रश्न से संबंधित डाउट है कमेंट्स बॉक्स में लिखना। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना और ज़रूरतमंद को शेयर कर देना। आगे पढ़ते रहना, बढ़ते रहना और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।